सभी को नमस्कार। एक हुंकार वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी? आज के इस मैराथन को शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। जी हां बिल्कुल, तो मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप थोड़ी सी कृपा करें, वीडियो को अपने अपने कॉन्टेक्ट में शेयर कर दें ताकि सभी के सारे बच्चे टाइम से आ पाए। इंग्लिश के लिए हम सेकंड ग्रेड के लिए और रीड के लिए ये क्लास लेंगे। टीचिंग मेथड हम साथ में पढ़ेंगे। अभी मैं आपसे काफी कुछ बातें करने वाला हूं जो काफी इंपॉर्टेंट बातें होगी आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट होगी। जी हाँ बिल्कुल, जिन बच्चों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया था, विश्वास दिखाया था, उनको बिल्कुल आज मैं खुश करके भेजूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। ओहो हो, बहुत बढ़िया, कतई जहर, शाबाश बच्चे, ठीक है, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जल्दी से एक बार मैं जब तक यहां पर अपनी रणनीति बताता हूं तब तक आप वीडियो को शेयर कर दे अपने अपने कांटेक्ट में। जितने भी रीट के स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स, एक एक बच्चे तक वीडियो पहुंचना चाहिए पूरे राजस्थान में, क्योंकि सेकंड ग्रेड और रीट यहां पर मैं आपको दोनों चीजें करवाने वाला हूं, वो भी बेहतर ढंग से। तो यहां से आ जाइए। सबसे पहले तो बात यह करता हूं मैं, यहां से यहां पर इनको हम हटा देते हैं और इसके बाद फिर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं आगे की चीजों को। तो देखिए बच्चे, आज की इस क्लास में अपनी डेली का टाइम 4 से 5 रहना है। जितने दिन हम खींच पाएंगे उतना ठीक है। सेकंड ग्रेड की क्लास का टाइम मेरा अभी बहुत खतरनाक वाला टाइम है, क्योंकि वो टाइम रात का 11 से 12 है। क्या है बच्चे? रात का 11 से 12 है, लेकिन जल्दी उसे ठीक कर देंगे। राजस्थान पुलिस वाला जो बैच चल रहा है, जी हाँ बिल्कुल, जो बैच चल रहा है वो कंप्लीट होते ही हम क्या कर देंगे, उसे क्लियर कर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई बात समझ? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? जल्दी से बताए। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मजे होंगे, बढ़िया होंगे, तबीयत खुश? तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो अपना ये वाला टॉपिक है, टीचिंग मेथड्स। क्या है बेटा? टीचिंग मेथड्स। ये जो टॉपिक है काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसके रीट में भी आएंगे। लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो आपके रीट के क्वालिफाई पेपर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके भी हो सकता है, क्योंकि 8 + 8 16 क्वेश्चन आएंगे लेवल फर्स्ट की तैयारी करने वालों के मेन पेपर में। क्या? मेन पेपर के अंदर। थोड़ा सा कमेंट सर बड़ा कर दीजिए ताकि मैं कमेंट अच्छे से पढ़ पाऊं, इसे दिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो यहां से बिल्कुल अब आपके सभी के कमेंट मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। रुखसाना भाटी, ओके सर, 11 रेडी, कोई ना सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ दिन आप एडजस्ट कर ले, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना। कुछ दिन आप एडजस्ट कर ले, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चे, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो लेवल फर्स्ट वालों के लिए 16 क्वेश्चन यहां पर भी आएंगे। और जो लेवल टू की तैयारी कर रहा है, लेवल टू के अंदर जिसके इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसके इंग्लिश प्रॉपर सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश से ही मेन एग्जाम देगा, उसके तो इंग्लिश आएगी ना, उसके तो इंग्लिश आएगी। क्लियर कर लेना, यहां से बार बार मत पूछना, ठीक है। दूसरी बात, यही टीचिंग मेथड आपका ग्रेड सेकंड में आएगा। क्या? ग्रेड सेकंड में आएगा बेटा। तो ग्रेड सेकंड और रीट के लिए टीचिंग मेथड्स हम साथ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोई सी भी लैंग्वेज आपने चुनी हो, एक टॉपिक का फर्क होगा तो वो भी आपके इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में है, इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में होगा। और एक बात और ध्यान से सुन ले, आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, क्वेश्चन आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना आपको डिटेल स्टडी करनी है। और डिटेल स्टडी आपको मैं करवाऊंगा। बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि जितने भी रीट के मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि लोग मुझे ढूंढेंगे वहां पर जहां से मैं आया हूं, पर जब मैं मिलूंगा नहीं तो पूछेंगे, पर उनको बताएगा कोई नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितने बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं उन सभी बच्चों को आप ये बता दें कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। जी हां बिल्कुल, एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो यहां से हम ये क्लियर करने वाले हैं, ये बात बिल्कुल कतई जहर हो गई। अब यहां से देखिए
अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो जिस टॉपिक को हम डील करेंगे वो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ये अपना टॉपिक है। ये टॉपिक अच्छे तरीके का, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, शानदार तरीके का टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है सर जी, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और जबरदस्त एक बात ध्यान रखना, मेरी क्लास के जस्ट बाद ही आपकी दबंग क्लास होने वाली है बेटा, हिंदी की क्लास होने वाली है, बेहतर क्लास रीड के लिए बेटा। एक अनुभवी टीचर जिनकी क्वालिफिकेशन बेटा नेट और पीएचडी है, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में, जिनका सपना प्रोफेसर बनने का है और उसी के लिए लगे हुए हैं वो। और हिंदी की क्लास आपके लिए जस्ट मेरे बाद होगी। हिंदी की आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आपने चुनी होगी, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की आपने चुनी होगी। बिल्कुल हिंदी की बारीकियों से ध्यान से देखें बेटा, इस क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैनल की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है रीट हिंदी की क्लास बेटा। रीट में हिंदी की क्लास, या फिर वीडियो में हिंदी की क्लास, या फिर एलडीसी के अंदर हिंदी क्लास, इस मेरे पूरे चैनल की बेटा। जी हां बिल्कुल, इस चैनल का देखरेख का कार्यभार आपके अपने गुरुजी को ही सौंपा गया है। तो यहां पर सबसे शानदार क्लास बेटा, हिंदी में 30 में से 30 नंबर दिलाने की ताकत रखते हैं डॉक्टर ताराचंद सेन। डॉक्टर ताराचंद सेन, ध्यान रखना बेटा, नाम के आगे डॉक्टर है। और एक बार पढ़ के देखोगे ना, हिंदी के संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय यूं नजर आने लगेंगे कि हां सर, रूट वर्ड के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी क्लास का टाइम रहेगा डेली 4 से 5 का, हिंदी का रहेगा 5 से 6 का। और रीट के अंदर जिसकी संस्कृत सेकंड लैंग्वेज है, उसका टाइम रहेगा 3 बजे का। 3 से 4 संस्कृत चलती है, 4 से 5 इंग्लिश चलेगी, और साथ में 5 से 6 शानदार, बेहतर, एक्सीलेंट क्लास होगी। किसकी? हिंदी की भाई साहब। क्या? हिंदी की। यहां पर बेहतर क्लास होगी, एक शानदार सी क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, तोते उड़ गए भाई साहब, कतई उड़े कि नहीं उड़े? उड़ गए ना, बिल्कुल तोते उड़ गए। चलिए 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 चलिए, अब यहां से देखिए, तो पहला जो अपना टॉपिक है, वो पहला टॉपिक कौन सा है बच्चे? फर्स्ट टॉपिक यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इसका मतलब हुआ सिद्धांत। क्या? सिद्धांत बेटा। सर जी आप जवाब नहीं देते हमें, ठीक है ठीक है, सबसे पहले जवाब दे दे के खेलते, ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से अपने अपने कमेंट सेंड करें। थोड़ी देर तक मैं आपके कमेंट को देखूंगा, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। विक्रम शर्मा का कमेंट आया है, गुरुजी हमारी 4 वाली एलडीसी की इंग्लिश की क्लास अब कब होगी? एलडीसी की क्लास सुबह 7 बजे। एलडीसी की क्लास मैं खुद लेता हूं बेटा, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे से 8 बजे वीडियो मेंस के लिए, और राजस्थान एलडीसी के लिए। क्या? राजस्थान एलडीसी के लिए मैं खुद क्लास लेता हूं मॉर्निंग के अंदर 7 से 8। क्या? मॉर्निंग के अंदर 7 से 8। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बात आई समझ में? आई समझ में? तो ये मॉर्निंग में होती है। और किसका कमेंट है एक बार, बाकी सभी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। किस किस के कमेंट है? कमेंट आ ही नहीं रहे आपके भाई, आपके कमेंट आ ही नहीं रहे। सर सिलेबस बताओ पहले। बिल्कुल सिलेबस बता रहा हूं पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आप अच्छे से एक बार वीडियो को शेयर कर दे, ताकि वो सभी बच्चे भी आ पाए जो बेटा बिल्कुल बिल्कुल परिश्रम कर रहे हैं, वो भी आ पाए। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ये इधर कैसे जाता है सर जी? चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये लो, हाँ जी, रीट की टीचिंग मेथड की क्लास। क्या सर जी? बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं सर जी, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ग्रेड ठीक है या रीट ठीक है? बेटा दोनों एग्जाम देना है, क्योंकि सिलेबस इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट सेम सा है। सर जी नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, बहुत नमस्कार साहब, नमस्कार। ठीक है, तो अब मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। सभी का मैंने लगभग सभी के कमेंट देख लिए हैं। सीपीजेड सर नमस्कार, रुखसाना भाटी नमस्कार, रूबी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बेटा अब आ जाओ जल्दी से। तो यहां से देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंसिपल्स का मतलब हुआ सिद्धांत। और सिद्धांत किस बात के? बेटा सिद्धांत चल रहे हैं इंग्लिश टीचिंग। इसका मतलब हाउ टू टीच, किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए। हाउ टू टीच, किस तरीके से पढ़ाया जाए। हाउ टू टीच, किस तरीके से पढ़ाया जाए कि सेकंड लैंग्वेज को, क्या सेकंड लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज को बच्चे? सेकंड लैंग्वेज को, या फिर इसी को मैंने क्या नाम दिया? टारगेट लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को? टारगेट लैंग्वेज को।
इसका मतलब यह हुआ इस टॉपिक ने केवल यह समझाने की कोशिश करी है, यह समझाने की कोशिश करी है कि इंग्लिश को कौन से सिद्धांत को फॉलो करते हुए, कौन से सिद्धांतों का फॉलो करते हुए इंग्लिश को पढ़ाया जाए, ताकि लर्नर का मतलब समझ गए ना, ताकि लर्नर ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। ठीक है बेटा, लर्नर, ठीक है, ठीक है, ताकि लर्नर या फिर आपका जो चाइल्ड है वो, या फिर आपका जो शिष्य है वो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज का एक्विजिशन कर पाए, लैंग्वेज को ग्रहण कर पाए। इस तरीके के सिद्धांत कौन से होने चाहिए, इसमें सारे ही सिद्धांत आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि हैबिट फॉर्मेशन का सिद्धांत होना चाहिए, बच्चे के अंदर आदत पैदा कीजिए ताकि वो इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट ले, इंग्लिश को पढ़ना सीखे, लाइब्रेरी जाना सीखे, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखे। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत, इसने क्या कहा कि बच्चे के अंदर अपने सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा कर दीजिए। जब तक वो रुचि पैदा नहीं होगी तब तक भाई साहब वो आपका लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, सर ये क्या होता है? बच्चे को मोटिवेट करो, बच्चे को बताओ कि नीड क्या है इंग्लिश पढ़ने की। बेटा ये फॉरेन लैंग्वेज है, आने वाला टाइम इंग्लिश का है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप फॉरेन में अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप कहीं पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप अच्छे तरीके से आप अपना स्टैंडर्ड लेवल डेवलप कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। आप अगर नहीं आती तो फिर कैसे काम चलेगा, पार ही नहीं पड़ेगी ना। तो इस वजह से बेटा ये सारी की सारी चीजें आई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कमेंट। जी हाँ बिल्कुल, भावना कश्यप जी का मैसेज आया, यस सर। तो बात समझ में आ गई। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये कह रहा है कि ये सिद्धांत, एक सिद्धांत और है कि कौन सा, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखो। साइकोलॉजी के अंदर अमेरिका का जो साइकोलॉजिस्ट था थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक साहब ने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? ये बात बोली थी कि करके सीखो। जितना इंसान प्रैक्टिस करता है उतना ही सीखता है, जितना प्रैक्टिस करता है उतना ही सीखता है। आप जिस फील्ड में जितनी मेहनत करोगे उसी फील्ड में आपके पॉलिश होती हुई नजर आएगी। अगर आपने ठान लिया कि मुझे रीट क्लियर करना है तो रीट क्लियर होगी कब? जब उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे। आपने अगर ठान लिया कि सेकंड ग्रेड करना है मुझे, तो बिल्कुल सेकंड ग्रेड क्लियर होगा उसके अकॉर्डिंग अगर मेहनत होगी तो करके, जो भी इंसान एक बार करके सीखता है उसको भूलता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। क्या? प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। क्या? प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। फिर आता है आपका ऐसा ही प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया हैबिट फॉर्मेशन हो गया। नेचुरलनेस का सिद्धांत आ जाता है बेटा। नेचुरलनेस का सिद्धांत क्या होता है? जैसे आपने अपनी मातृभाषा को सीखा है, क्या? जैसे आपने अपनी मातृभाषा को सीखा है, हिंदी को सीखा है, सेम वैसे ही आप इंग्लिश को सीखे। नेचुरल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। अरे हिंदी की कहीं कोचिंग करी थी क्या? नहीं करी ना, फिर भी हिंदी आपको आने लग गई। क्यों? क्योंकि जैसा घर वाले ने बोला वैसा ही आपने सुना, और जैसा बोला सुना, ये सारी की सारी चीजें करते करते आप एक लैंग्वेज को सीख गए, आपने एक भाषा को सीख लिया, तो ये भी आपका प्रिंसिपल है। ऐसे कई सारे, ये इस टॉपिक को आज मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं अच्छे से, इसके बाद कल से मैं डिट्टो कंप्लीट काम शुरू कर दूंगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है बेटा। इसके बाद आपसे मैं बात कर रहा हूं बेटा टीचिंग मेथड्स की। क्या? टीचिंग मेथड्स की, ठीक है, टीचिंग मेथड्स की मैं आपसे यहां पर बात करूंगा। अब यहां पर ये टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? जो टीचिंग मेथड्स होते हैं ना, कौन कौन से, रुक जाओ, जो आपने पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा होगा आपने? जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से, आपके सिलेबस में भी है, और हम डीप तरीके से पढ़ेंगे भी सही से, सेकंड ग्रेड में भी आएंगे। मेथड बिल्कुल बराबर है, डिट्टो है। तो टीचिंग मेथड में आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हो गया, और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के जस्ट बाद आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, आपका बाइलिंगुअल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो बेटा जितने भी मेथड है वो सारे के सारे मेथड हम यहां पढ़ने वाले हैं। फिर यहां पर फिर मैं बात करता हूं आपसे किसको लेकर? CLT को लेकर। क्या? CLT भी आपके सिलेबस में है। अब मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है। कम्युनिकेटिव क्या होती है बताओ, देखिए बताओ जल्दी से। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, क्या? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। वाह भाई वाह, हद कर दी भाई साहब, कतई जहर। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये आपका क्या है बच्चे? ये आपका इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा आपका CCE। क्या आएगा? CCE आएगा।
कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, है ना, ये होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। अब ये CLT कैसे काम करता है, स्टूडेंट को इसमें कैसे आएगा, स्टूडेंट इससे कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ये बहुत सारी चीजें बेटा, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें काम में आएगी। इस बात का ध्यान रहे, क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, हर एक बच्चे तक क्लास जानी चाहिए, क्योंकि बेटा ये एनर्जी ऐसी ही रहनी चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर यहां पर करंट व्यूअर्स 50 क्रॉस 100 के आसपास नहीं गए तो फिर हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए आप ये चीज बताएं कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर अब एड्यूपथ आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एड्यूपथ आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। फिर यहां पर आया CCE, क्या आया बच्चे, CCE आया। अब मैं आगे बात करता हूं यहां पर, है ना, आगे बात करता हूं मैं यहां से। इसकी फुल फॉर्म कॉम्प्रहेंसिव कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। क्या होता है बच्चे, मूल्यांकन, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव इसका मतलब होता है समग्र, क्या, समग्र। इसका मतलब क्या होता है, सतत। क्या होता है, सतत। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरूर सर बढ़ा रहे हैं। रीना बानो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। सपना जी थैंक यू, नवीन चौधरी थैंक यू, भावना कश्यप थैंक यू। अब सेकंड ग्रेड की स्पेशल क्लास मिलेगी, CTET सुपर टेट, धीरे धीरे सारी क्लासेस मिलेगी। अरे इतनी क्लास कर दूंगा हर से रिलेटेड, यहां तक कि RS तक की अब सेपरेट क्लास मिलेगी आप सबको, क्योंकि हर भर्ती का कोई नहीं, हर भर्ती का अलग से, हर भर्ती का अपना अपना क्लास आपको तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब क्या है, मेरी है। अब आई बात समझ, बहुत बढ़िया। चलिए जी बहुत बढ़िया बात है। तो आपके यहां से ये प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गया, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हो गया, कॉम्प्रहेंसिव कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन हो गया। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा बेटा रिमेडियल टीचिंग। क्या, रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग। और ध्यान रखना बेटा, इसके जस्ट बाद हिंदी की जबरदस्त क्लास होने वाली है। कॉम्बो चलेगा आपका इंग्लिश हिंदी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो रिमेडियल टीचिंग की बात करता हूं मैं, क्या करता हूं, रिमेडियल टीचिंग की। रिमेडियल टीचिंग कब दी जानी चाहिए, रिमेडियल टीचिंग किसको देते हैं, रिमेडियल टीचिंग का हकदार कौन होता है, किस टाइम पर देते हैं इसको, कौन से टीचर इनको देते हैं, रिमेडियल टीचिंग है क्या, किसके लिए इनकी जरूरत होती है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। रीट में अगर आपने पिछली बार पढ़ा होगा तो काफी सारे आंसर्स आपके जो ओल्ड स्टूडेंट आ गए हैं सर। भावना कश्यप जी ओल्ड स्टूडेंट, आप चाहोगे तो आएंगे, मुझे पता है बेटा। 1,000 बच्चों की लाइव स्ट्रीम चलाने वाले रवि आचार्य सर ही हम, लेकिन बेटा वो ढूंढ रहे हैं कि अब कहां गए। अब सब कुछ आपके हाथ में है, सारा दारमदार आपके हाथ में होगा। अगर आप चाहेंगे तो 10 दिन के अंदर चैनल का नक्शा पलट जाएगा। बस बेटा 15 दिन मुझे दे दीजिए, 15 दिन मेहनत करके राजस्थान के अंदर स्प्रेड कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको बता दीजिए कि अब रवि आचार्य सर एड्यूपथ आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, रातों रात क्लास लेने की जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे। स्लाइड वालों से सावधान, जी हाँ बिल्कुल स्लाइड वालों से सावधान। बताऊंगा फुर्सत में स्लाइड क्या होती है ना। बहुत बढ़िया। तो ये रिमेडियल टीचिंग हो गया। रिमेडियल टीचिंग हो गया, आपके सिलेबस का टॉपिक है, इसको भी हम डील करेंगे, ठीक है। इसके बाद चैलेंजेस इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने में कौन कौन सी चुनौतियां है, ठीक है। जो चुनौतियां होगी वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। पढ़ेंगे, इसमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। बिल्कुल सर, कितने बजे से हुई है क्लास का टाइम है 4 से 5। बिल्कुल 4 से 5 आपके लिए इंग्लिश की क्लास होगी, ध्यान देना। और इसके बाद 5 से 6 बड़े ही बेहतरीन शानदार फुल क्वालिफाइड टीचर हिंदी की क्लास होगी। डॉक्टर ताराचंद सेन, क्या, डॉक्टर ताराचंद सेन हिंदी की क्लास लेंगे जबरदस्त तरीके से बेटा, शानदार तरीके से हिंदी की क्लास जस्ट मेरे बाद ही। बिल्कुल सर, पड़ोसन को भी शेयर करके, क्या, हाँ पड़ोसन को भी शेयर करो, करना जरूरी है, बिल्कुल करना जरूरी है, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया। तो आपका सिलेबस ये था। किसी को सिलेबस अगर नहीं आया है, समझ नहीं आया है तो जल्दी से बता दे बेटा किसी के। जी हाँ बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से अप्रोचेस,
जितनी भी अप्रोचेज है वो सारी अप्रोचेज भी हम पढ़ेंगे, जितनी भी अप्रोचेज होगी वो सारी की सारी अप्रोचेज हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई आपत्ति है तो जल्दी से बताएं, यहां तक किसी को कोई आपत्ति है तो जल्दी से बताएं बेटा। जी बिल्कुल बिल्कुल। टीएलएम एक आपका आता है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे समझ में आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को अच्छे से अच्छे समझ में आए, इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि चीजों का यूज करना पड़ेगा, कोई मैप का यूज करना पड़ेगा, ग्लोब से समझाना पड़ेगा, है ना, ग्लोब से समझाना पड़ेगा, चित्र बनाकर समझाना पड़ेगा, कोई डायग्राम से समझाना पड़ेगा, वही टीएलएम है, वही क्या है आपका टीएलएम है। तो ये आपका सिलेबस है जो हम सेकंड ग्रेड और रीट के लिए कवर करने वाले हैं, सेकंड ग्रेड और रीट के लिए हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहां से एक और लिख देता हूं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स। सर ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक बता दो बेटा, बहुत ही जल्दी अपनी बुक आ रही है, बड़ी ही जल्दी आपके लिए ग्रेड सेकंड के लिए इंग्लिश की बुक मेरी खुद की बुक आ रही है, रीट के लिए मेरी खुद की बुक आ रही है। ठीक है, और इसी के साथ जो राजस्थान एलडीसी है इसके लिए मेरी खुद की बुक आ रही है, और इन सभी के प्रैक्टिस सेट भी मेरी खुद के ही आ रहे हैं। सेकंड ग्रेड की आपको मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगी मार्केट के अंदर। ये सारी बुक पे काम चल रहा है और ये सबकी सारी की सारी बुक पब्लिश होगी, घबराए नहीं। क्लास रोजाना होगी, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ना घबराएं आप इस बात को लेकर, मस्त रहें, बढ़िया रहें, आबाद रहें। चलते हैं अब आगे की क्लास में। ठीक है बच्चे, तो ये आपका सिलेबस रहेगा किसका, टीचिंग मेथड्स का। किसका रहेगा, टीचिंग मेथड्स का। इसके बाद अब मैं बात करता हूं ग्रामर को लेकर। किसको लेकर, ग्रामर को लेकर बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल 2 में, लेवल 2 जिसका है और लेवल 2 जो इंग्लिश का देगा, जो लेवल 2 इंग्लिश से देगा उसके लिए तो कुछ बताना मुझे है ही नहीं, है ना, उसको तो मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि जो इंग्लिश से ही एग्जाम देगा उसके तो ऑलमोस्ट इंग्लिश आएगी, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब मैं बात करता हूं आगे लेवल फर्स्ट वालों के लिए और लेवल सेकंड वालों के लिए ग्रामर के थोड़े थोड़े टॉपिक अलग है। क्या, थोड़े थोड़े टॉपिक अलग है, थोड़े थोड़े टॉपिक क्या है, अलग है। और आप सब ये क्लास कहां ले सकते हैं, ये क्लास ग्रामर की आप ले सकते हैं, ग्रामर वाली क्लास आप ले सकते हैं सुबह 7 से 8 चलती है स्पेशल इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक करवाए जाएंगे। तो आप अपने अपने जो भी टॉपिक है वो टॉपिक वाली क्लास आप सुबह 7 से 8 इंग्लिश की ले सकते हैं, जिसमें आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। तो ग्रामर 7 से 8 में कर लेना, और साथ में बेटा यहां पर 4 से 5 में टीचिंग मेथड कर लेना, तो सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया ना। उस रणनीति से उतरूंगा, 1 महीने के अंदर सिलेबस सफा करके निकल जाऊंगा। 3 क्लास तुम्हें दे दूंगा, घबराए नहीं इस बात को लेकर। ठीक है, कौन सी बुक पढ़ ले बेटा, अभी तो केवल जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ ले, मार्केट में जैसे ही मेरी बुक लॉन्च होती है आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको बता दूंगा। अब यहां पर देखिए, लेवल 2 जो तैयारी करेगा उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यह आपका टॉपिक होगा। फिर इसके बाद मॉडल्स आपका टॉपिक होगा। फिर इसके बाद लिंकिंग डिवाइसेस, ये आपका टॉपिक होगा। लेवल सेकंड वाले ध्यान दे, लेवल सेकंड वाले अच्छे तरीके से ध्यान दे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस बेटा इस बात का ध्यान रखना, जो भरोसा तुमने किया है, तुम्हारे पे मैंने किया है, उसके ऊपर बिल्कुल खरे उतरने चाहिए, तब तो मामला फिट है बेटा। ये क्लास 7 दिन में 50 क्रॉस होके बाद 100 के पास जानी चाहिए। स्टूडेंट है जो मुझे ढूंढ रहे हैं, बस फर्क इतना सा है, फर्क केवल इतना सा है बच्चे, फर्क केवल इतना सा है कि मैं मिल नहीं पाऊंगा उनको। और जल्दी ही तुम्हारे लिए रीट की क्लास शुरू कर रहा हूं। किसकी, रीट में आपकी जीके की क्लास भी शुरू होगी, सारी की सारी क्लासेस। और ऐप के
इसके ऊपर भी आपको जल्दी सारा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। अब यहां से देखिए, लेवल फर्स्ट में आपकी ग्रामर आ गई, जैसे आपका टेंस हो गया, जैसे आपका वॉइस हो गया, जैसे आपका नरेशन हो गया, जैसे आपका नरेशन हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, आपका प्रेपोजिशन हो गया, आपका प्रेपोजिशन हो गया। बात समझ में आ गई। ऐसे ग्रामर के और भी टॉपिक है। तो ग्रामर के जितने भी टॉपिक है, ये सारे के सारे टॉपिक आप सभी रीट वाले और सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। मैं चीख चीख कर कह रहा हूं, ये बात ध्यान से सुने, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज का कमी है, क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ पाते कि एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। बेटा अगर इंग्लिश में एग्जाम है तो मैं कब का क्रैक करा करूं के बैठ चुका होता, लेकिन इस खोपड़ी में अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। संधि 0 है, मैथ्स 0 है, हिंदी में नंबर नहीं आते हमारे तो हमारे तो नंबर किसी में आते नहीं, इसलिए हम किसी भी काम के नहीं है, केवल मात्र अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें अंग्रेजी है। अब अंग्रेजी पढ़ाई देते हैं, चलो बच्चों की समस्याएं दूर कर लेते हैं, और कुछ नहीं है। तो रीट वाले स्टूडेंट और आपका सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट निश्चित रूप से ध्यान दें कि अपनी ग्रामर कहां पूरी करेंगे। अपनी ग्रामर 7 से 8 में पूरी करेंगे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 से 8 में कंप्लीट ग्रामर पढ़ा दूंगा, ठीक है। और 4 से 5 शाम को 4 से 5 में सभी रीट वाले सेकंड ग्रेड वाले इन सभी का 4 से 5 में टीचिंग मेथड्स कंप्लीट करवा दूंगा। क्या कंप्लीट करवा दूंगा? टीचिंग मेथड कंप्लीट करवा दूंगा। आई बात समझ में? कोर्स आया ना कोर्स समझ में। अब आगे देखो, अब बात करते हैं यहां पर, अब बात करते हैं आगे, है ना। देखो अपने टीचिंग मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी करवा दिए ना, बता दिए ना कैसे होंगे। टीचिंग मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे हम, जी हाँ, पेडागोजी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर मैं बात करता हूं आपसे, ग्रामर आपकी कंप्लीट हो ही गई, ग्रामर आपकी। अब बताए लिटरेचर वाला पार्ट, लिटरेचर जो किस में आएगा? लेवल 2 में आएगा। किस में आएगा? लेवल 2 में आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इससे पहले वोकैब वाला पार्ट बचता है, कुछ क्वेश्चन वोकैब के भी आते हैं, आपके लेवल फर्स्ट में भी आते हैं और लेवल सेकंड में भी आते हैं, है ना। तो वोकैब की क्लास चलती है सुबह 6:20 से 6:50 तक। ये 30 मिनट की क्लास है और 30 मिनट की क्लास में 15 से 20 वर्ड में डिस्कस करता हूं डेली। तो डेली एग्जाम तक हमारे पास 1000 वर्ड हो जाएंगे। नवीन चौधरी जी, अभी तो बेटा क्लास शुरू हुई है, कहां जा रहे हो? अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी घर पे फोन करता हूं तुम्हारी मम्मी को, आज खाना नहीं मिले। क्या खाना नहीं मिले आज इनको? बिल्कुल विक्रम शर्मा जी, नो टेंशन, सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। देखो वोकैब की मैंने तुम्हें अलग से क्लास दे दी है, 6:20 से लेकर 6:50 तक मैंने आपको वोकैब की क्लास दे दी डेली। रीट वालों के लिए, ग्राम सेवक वालों के लिए, एलडीसी वालों के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल वोकैब क्लास है, स्पेशल वोकैबुलरी की क्लास है, जो 6:20 से 6:50 तक आपके घर तक पहुंचेगी डायरेक्ट, ठीक है। अब ये वोकैब का काम खत्म। लिटरेचर का पार्ट आता है लेवल 2 से। क्या? लिटरेचर का पार्ट आता है लेवल 2 से। जी हां। तो इसके अंदर लेवल 2 वालों के लिए ध्यान से देख लो, इधर लेवल 2 के वालों के लिए फिगर ऑफ स्पीच, वाह भाई वाह, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। और यहां पर फिर दूसरा पॉइंट में बात करूं, लिटरेरी टर्म्स, इसे लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं। चलो बेटा देखो इधर, डिवाइसेस भी बोलते हैं। बात आ गई समझ? डिवाइसेस भी बोलते हैं। संजू जी आप इंग्लिश के हैं क्या ग्रेड 2 में? जी बिल्कुल। कांस्टेबल वाली क्लास कब आएगी? कांस्टेबल की क्लास होगी जस्ट 6 बजे से, है ना। हाँ, कांस्टेबल वाले 6 से 9 चलेगी बेटा, लिख देता हूं यहां पर। कांस्टेबल की जो क्लास चल रही है 4000 क्वेश्चंस का पहाड़, वो 6 to 9 चलेगा, 6 बजे शुरू होगा और 9 बजे खत्म होगा कांस्टेबल वाला, ठीक है बेटा। अब ये फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स हो गए, ये इतना सा आपका काई का पार्ट है, लिटरेचर का पार्ट है। सिलेबस खत्म हो गया। अब बताओ किसको क्या आपत्ति? अब अब किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ लो भाई। मैंने कंप्लीट सिलेबस बता दिया है तुम्हें, कंप्लीट सिलेबस बता दिया है। दूसरी बात, ग्रेड सेकंड वाले सुन ले, बेटा। ग्रेड सेकंड वाले की ग्रामर 7 से 8 में करवा दूंगा, 7 से 8 में। टीचिंग मेथड रीट के साथ करवा रहा हूं, 4 से 5 में।
अब बचेगी लिटरेचर, है ना, लिटरेचर बचेगी ग्रेड सेकंड की। इसमें लिटरेचर बहुत सारी है, तो लिटरेचर के लिए स्पेशल क्लास 11 PM टू 12 PM, रात को 11 बजे से 12 बजे तक लगेगी ग्रेड सेकंड की क्लास। कब? ग्रेड सेकंड की क्लास 11 बजे से 12 बजे तक लगेगी कुछ दिन, है ना। उसके बाद में फिर मैं इसको कहीं ना कहीं जल्दी सेट कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा लेट हो गए ना, इसको 9 बजे के आसपास सेट कर दूंगा फिर मैं। जी हाँ, तो ये सारा का सारा काम खत्म हो गया। सर सुबह वाली क्लास कहां से देखें? बेटा चैनल को चेक करो। जैसे ही आप चैनल को चेक करोगे, यहां पर देखो, यहां पर देखो, एडुपत आचार्य क्लासेस सर्च करो। सर्च तो आपने कर ही लिया, एडुपत आचार्य क्लासेस जैसे ही आप खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो के सेक्शन में जाएं। जैसे ही आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो सारी क्लासेस आ जाएगी उसके अंदर। तो वोकैब की क्लास भी आपको मिल जाएगी, ग्रामर की क्लास भी मिल जाएगी सुबह वाली। सुबह 2 क्लास हो चुकी है मेरी, सुबह मेरी 2 क्लास हुई थी। सबसे पहले 6:20 से लेकर 6:50 तक मेरी वोकैब की क्लास हुई है। इसके अंदर मैंने इडियम्स डील किया था या इडियम्स बताया था। इसके बाद मेरी क्लास 10 मिनट बाद ही 7 बजे से 8 बजे तक, 7 बजे से बेटा 8 बजे तक अपनी क्लास हुई थी सुबह पहले ही। यहां पर मैंने इंग्लिश की क्लास ली थी, ग्रामर की, ठीक है। 2 क्लास मेरी हो चुकी है यहां पर, है ना, इंग्लिश ग्रामर की क्लास हो चुकी है, 2 क्लास हो चुकी है। इसके बाद ये वाली क्लास 4 से 5 चल रही है मेरी, जो रीट के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए टीचिंग मेथड्स की स्पेशल क्लास है। क्या? टीचिंग मेथड्स की स्पेशल क्लास है। आई बात समझ? बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। सर कोर्स पूरा करवाओगे क्या? बिल्कुल कोर्स पूरा करवाऊंगा, आधा अधूरा तो करवाएंगे नहीं, पूरा करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? हाँ, और इसके बाद दूसरी बात यही नहीं, हिंदी का कोर्स भी पूरा करवाऊंगा, ध्यान रखना। ये तो इंग्लिश का बताया। इसके बाद मेरी एक क्लास और होगी सेकंड ग्रेड के लिए, 11 PM टू 12 PM चली रही है, अभी बताया था, ठीक है। ये और क्लास है, और एक 9 से 10 भी चलेगी, वो SSC के लिए इंग्लिश ग्रामर की होगी। SSC के लिए किसकी क्लास होगी? इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी। किसके लिए? SSC के लिए इंग्लिश ग्रामर की का। अरे भूचाल आ गया, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल बता दो राजस्थान में जिसमें इंग्लिश की इतनी क्लास लग रही हो, बता दो किस पे लग रही है बेटा, है ना। क्योंकि हर तरीके से हर फील्ड के स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, और ये मेरा वादा है कि पक्का कुछ ना कुछ हर वैकेंसी के लिए, हर बच्चे के लिए मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप में से जो तैयार है, क्योंकि इसमें आपके सपोर्ट की नीड पड़ेगी बेटा। जब भी मैं डिमोलाइज होने की कोशिश करूंगा या मुझे ऐसा महसूस होगा, आप भरपूर सपोर्ट करें, आपका साथ बना रहे, बाकी सारा गेम में खेल जाऊंगा। पढ़ाने में बेटा 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। जी हाँ, भावना कश्यप जी, जीत भाई आप ओल्ड स्टूडेंट से क्या जी? एडुपत आचार्य क्लासेस में ओनली ऑन, जी बिल्कुल, आप सभी से ये बात बोल दे जाके कि एडुपत आचार्य क्लासेस पे रवि आचार्य सर अब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इस बात का ध्यान दें, ठीक है बच्चे। अब मैं आगे की बात करता हूं यहां से, ठीक है। अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं, हल्की सी सेशन की शुरुआत करते हैं। टीचिंग मेथड में जाने से पहले, टीचिंग मेथड अपन पढ़ा रहे हैं, आज टीचिंग मेथड्स अपन पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक जो नॉलेज है वो कर लेते हैं अपन, ठीक है। टीचिंग मेथड्स की आ जाओ भाई, ठीक है। और टीचिंग मेथड्स, और यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। और यहां पर और अगर मैं बात करना चाहूं तो लेवल 2 में 2 और टॉपिक है, ध्यान रखना इस बात का, 2 और टॉपिक है लेवल 2 में, जैसे इन्फ्रेंस के साथ साथ मल्टी होम लैंग्वेज, एक ये भी तो है जो जुड़ा है नया, होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये 2 टॉपिक भी नए जुड़े हैं, ध्यान रखना। बाय बाय की जरूरत नहीं है बेटा, अभी तो इसके जस्ट बाद हिंदी की ताबड़तोड़ क्लास होगी। रीट वालों के लिए बड़ा बेहतरीन एक क्लास लेकर देखो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, हिंदी का बिल्कुल सटीक नॉलेज आपके पास होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए लैंग्वेज स्किल्स, तो बताइए अपने पास लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती है? लैंग्वेज स्किल्स कितनी है? भाषा की लैंग्वेज स्किल्स कितनी है? तो याद रखना है यहां पर लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती है? 4। कितनी लैंग्वेज स्किल्स है? 4 लैंग्वेज स्किल्स है। आई बात समझ? 4 लैंग्वेज स्किल्स है। और कौन कौन सी है? जवाब दो, जितने भी स्टूडेंट है वो सबके सब जवाब देंगे बेटा, जल्दी से जवाब दे दो।
जल्दी से फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी से जवाब दे दे बेटा, फटाफट फटाफट जवाब दे, फटाफट फटाफट। सर बिल्कुल बेटा, मेरे पास आंसर आने लगे हैं। 4 लैंग्वेज स्किल्स है, 4 लैंग्वेज स्किल्स है। कौन कौन सी है, कौन कौन सी है? तो याद रखना, इसका सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछता है, इसका सीक्वेंस भी पूछता है, करेक्ट ऑर्डर भी आ जाता है। कभी कभी लिखा हुआ कि करेक्ट ऑर्डर बताओ, करेक्ट ऑर्डर बताओ। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? एल, एस, आर और डब्ल्यू, ये अपने 4 लैंग्वेज स्किल्स है। एल, एस, आर, डब्ल्यू। एल का क्या बनेगा? लिसनिंग, है ना। लोगों ने कहा है कि अगर कोई सी भी भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले सुनना सीखे, अगर सुनेंगे नहीं तो फिर आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो सुनना सीखे बेटा, है ना। एल के बाद फिर आता है एस। एस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग। क्या होता है? स्पीकिंग। मतलब जितना आप सुनोगे उतना ही आप बोलोगे, जितना आप सुनोगे उतना ही आप बोलोगे। तो लिसनिंग और स्पीकिंग। और आर का होता है बच्चा रीडिंग। क्या होता है आर का? रीडिंग। और डब्ल्यू का होता है राइटिंग। क्या होता है? राइटिंग। आई बात समझ? आई बात समझ? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? फटाफट बता दो यहां से। एल, एस, आर, डब्ल्यू, करेक्ट ऑर्डर भी यही है। करेक्ट ऑर्डर में क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। क्या? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये रेगुलर है, रेगुलर है। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं आगे। यहां से देखिए जो लैंग्वेज स्किल्स है, इस लैंग्वेज स्किल्स को 4 है। ये क्या है? ये 4 है। इसको डिवाइड किया है बेटा कितने टाइप में, बताता हूं आपको। लैंग्वेज स्किल्स को 4 टाइप में डिवाइड किया, 2 टाइप में। जैसे पहला, ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल्स, और यहां पर स्किल्स। चलो जी, तो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी है और रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बता बेटा। जी बिल्कुल शानदार, आप सभी का पूरे में से पूरा बिल्कुल देखा जा रहा है। एक एक के आंसर्स मैं चेक कर रहा हूं, जल्दी से बताएं। मेरे पास पूरी की पूरी स्क्रीन लगी हुई है यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी होती है? जल्दी से जवाब कौन देगा? जल्दी से बताओ कौन जवाब देगा इसका? प्रोडक्टिव एंड, जी बिल्कुल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। उत्पादन, उत्पादन कब होगा? मतलब प्रोडक्टिव स्किल्स, उत्पादन होगा। मतलब वो स्किल जिससे चीजें उत्पादित होती है। तो चीजें कब होगी? जब आपके मुंह से बाहर निकलेगी, प्रोडक्शन होगा। तो बुक से मुंह से बाहर कब कब निकलेगी? या तो क्या हो आपका? राइटिंग हो, या फिर क्या हो आपका? स्पीकिंग हो। क्योंकि अगर आप स्पीकिंग करते हैं, अगर आप स्पीकिंग करते हैं तो भी आप चीजों को बोलते हैं दूसरों के सामने। ठीक सर, टेस्ट भी होगा क्या? बिल्कुल सब टेस्ट होगा। 3-4 दिन बाद ऐप की लॉन्चिंग होगी और वो ऐप भी आपको फ्री में दूंगा। बिल्कुल मात्र उसका लगभग 51 रुपीज उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा और कुछ नहीं होगा कि उसको एक फॉर्मेलिटीज के थ्रू आपको लेने के लिए पे करना होगा। केवल इनरोलमेंट चार्ज होगा, उसके अंदर सब कुछ फ्री है, उसके अंदर आपके लिए सब कुछ फ्री होगा। सब कुछ, कुछ भी नहीं होगा। डब्ल्यू का क्या होता है बेटा? राइटिंग होता है। डब्ल्यू का क्या होता है? राइटिंग होता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव स्किल्स अगर पूछ लेता है, प्रोडक्टिव स्किल्स अगर पूछ लेता है तो कौन कौन सी होती है? डब्ल्यू और एस या एस और डब्ल्यू। क्योंकि अगर आप कुछ भी लिखते हैं, अगर आप कुछ भी लिखते हैं, अगर कुछ भी लिखोगे तो भी चीजें बाहर जाएगी ना, है ना, दूसरे पढ़ेंगे ना, उत्पादन होगा ना। अगर कोई भी चीज आप स्पीकिंग बोलते हो तब भी दूसरा सुनेगा, लिखते हो तब भी दूसरा समझेगा। अब दूसरी चीज रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती है ना, रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती है? तो रिसीव का मतलब क्या होता है? रिसीव का मतलब होता है ग्रहण करना। और इंसान ग्रहण कब करता है? ग्रहण कब करता है? या तो वो लिसन, सुने, लिसनिंग यानी सुनेगा। अगर वो सुनेगा तो बिल्कुल ग्रहण करेगा, तो यहां पर एल होगा यानी कि लिसनिंग होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखो यहां पर लिसनिंग के साथ साथ यहां पर रीडिंग। अगर इंसान पढ़ता है तो पढ़ी हुई चीजें कहां पर जाएगी? पढ़ी हुई चीजें भी अंदर ही जाएगी। तो रीडिंग भी उसके मन में ही है,
जी बिल्कुल बिल्कुल। आज क्लास थोड़ी सी जल्दी हो गई है। डेली क्लास का टाइम 4 से 5 रहेगा, क्योंकि बेटा हिंदी वाले सर को बड़ी मेहनत से मनाने के बाद आए हैं और इस टाइम के लिए राजी हुए हैं 5 से 6। और मैं चाहता हूं कि हिंदी आप उनसे पढ़े, क्योंकि एक दबंग, एक आप जब देखेंगे हिंदी, उनके जबान पे सरस्वती का निवास होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। उनका बोलने से आपको यह पता चलेगा कि हाँ भाई ये विद्वान है, हिंदी लैंग्वेज के, हिंदी भाषा के हैं। उनके शब्दों में वो तेज या फिर वो वार्म अप होगा जिससे आप लगेगा कि भाई साहब हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना। जी बिल्कुल। तो उनके लिए जो टाइम हुआ इसलिए मुझे उनको वो टाइम देना पड़ा। और जस्ट मेरे बाद 5 से 6 हिंदी की क्लास होगी। क्या 5 से 6 हिंदी की क्लास होगी, जबरदस्त क्लास होगी। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जबरदस्त क्लास हिंदी की होगी 5 से 6 डेली। सर आपने कुछ छोड़ दिया क्या? हाँ जी बिल्कुल मन्नू यादव जी, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज से हमारी क्लास यहीं पे ही होगी, कंप्लीट क्लासें यही होगी। और इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं कि सारा का सारा सिलेबस आपसे फ्री में करवाऊंगा। जब ऐप आएगा 3 दिन बाद तो तब भी आपको उसमें भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। मात्र आपका एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन चार्ज 51 रुपीज ही रखूंगा, इसके अलावा आपको वहां पर पूरा ऐप फ्री करूंगा। बेटा ध्यान दे, राजस्थान में पहली बार सब कुछ फ्री होने जा रहा है। जी हां बिल्कुल, ऐप पर भी फ्री होने वाला जा रहा है, यूट्यूब ही नहीं भाई, ऐप पे भी। जी बिल्कुल, आचार्य प्रवीण जी पढ़े हुए हैं उनसे। जी हाँ बिल्कुल, मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूं, हिंदी वाले सर को बड़े ही बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। बेटा नेट और पीएचडी जैसी डिग्री उनके पास है, 2 बार उन्होंने नेट किया हुआ है। 5 से 4 आपने इंग्लिश के लिए बोला था। जी बिल्कुल अमित जी बोला था, लेकिन हिंदी वाले सर राजी नहीं है थे या फिर उनके कोई काम था तो 5 से 6 उनको देना पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। 5 से 6 हिंदी, वो भी एक जबरदस्त लेवल पे, आपको मजा आ जाएगा बेटा। जी बिल्कुल, नेक के देने हैं, बिल्कुल माही जी, नेक के नहीं देना है, उसमें एडमिशन करना है आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भरोसा है ना तो बस ठीक है, और नहीं है तो फिर वैसे ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर लगता है कि फुल फेथ आपको मेरे अंदर दिखाई देता है कि ये बंदा जो आगे खड़ा है ये पूरे राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाह रहा है, बेटा यहां से ध्यान रखना। पूरी के पूरे लगभग 2.5 साल हो गए मेरे इस करियर को। 2.5 साल के अंदर खूब पढ़ाया, 3500 के ऊपर मेरे अकेले के वीडियोस है। हर सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम और आगे मेरा नाम जोड़ते हो तो बेटा वीडियो वहां पर मिलेगा आपको। तो खूब मेहनत करी है और आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे भी बड़ी बड़ी जल्दी है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? तो प्रोडक्टिव स्किल्स हो गई। प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी हो गई? W और S। और रिसेप्टिव कौन सी हो गई? L और S। यानी कि कौन सी हो गई बेटा? आपकी लिसनिंग और लिसनिंग के साथ कौन सी हो गई? रीडिंग हो गई। तो याद रखना है इस बात को। क्या याद रखना है इस बात को बेटा? किस बात को याद रखना है? कि 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है, प्रोडक्टिव स्किल्स अलग होती है, रिसेप्टिव स्किल्स अलग होती है, इनका सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, ठीक है। तो कल से मैं आपके लिए एक बिल्कुल कल से मैं आपके लिए टॉपिक शुरू कर दूंगा, टीचिंग मेथड का कोई सा भी एक। आज मैंने आपके सामने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है। कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके सामने डिस्कस किया है जबरदस्त तरीके से, वो भी कल से कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अब आपकी बेटा हिंदी की क्लास होगी। हिंदी की क्लास एक बेस्ट क्लास होगी, एक अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ होगी। आपको पहली बार ऐसा महसूस होगा कि आज हमने हिंदी पढ़ी है। अगर आपका रोम रोम ना खिल जाए तो बता देना मुझे कल की 4 से 5 वाली क्लास में। तो मेरी क्लास 4 से 5 होगी। अब मैं हिंदी वाले सर को बुलाना चाहूंगा कि बिल्कुल आ जाए एक जबरदस्त लेवल के बच्चों के 30 में से 30 की मेहनत करें, 30 में से 30 रीट में 30 में से 30 नंबर कैसे आते हैं ये आपको डॉक्टर ताराचंद जी सेन बताएंगे। आइए सर और कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल यहां पर आइए सर। कैसे सर? बढ़िया। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, और जैसा कि सर ने एक भरोसा अभी जो जताया है, और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा प्यारे मित्रों कि हमारी जो एडुपत आचार्य की जो टीम है प्यारे मित्रों, यह आपके लिए जो है केवल और केवल विद्यार्थी हित में कार्य करती है। और जो भरोसा एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि रवि आचार्य जी सर ने हम पे जो जताया है वह सोने पे सुहागा होने वाला है, यथार्थ होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। क्योंकि सर के द्वारा कही गई जो बातें हैं अर्थात इनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और अपने विषय वस्तु की ओर हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, आज मैं आपको जिसका ज्ञान देने वाला हूं प्यारे साथियों, वह हमारी हिंदी भाषा है।
और हिंदी भाषा के अंतर्गत हम जो जानेंगे वह बिंदु कौन कौन से होंगे वह मैं आपको भली भांति बताने वाला हूं प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हिंदी जो शब्द है यह कौन सी भाषा का शब्द है। तो प्यारे साथियों, हिंदी जो शब्द है यह, ध्यान देना है आप सभी को, यह प्यारे मित्रों फारसी भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम आप सभी को यह जानना है कि हिंदी जो शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है मेरे प्यारे मित्रों। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। दैनंदिन जीवन में हम जो हिंदी शब्द को लिखते हैं, हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो गुरुवर हैं, या हमारे जो साथीगण हैं प्यारे मित्रों, या फिर हमारे जो अनुज हैं, वो हिंदी शब्द को इस प्रकार से उसका लेखन करते हैं। हमें यह ध्यान देना है कि हिंदी जो शब्द है कौन सा सर्वोपरि है, क्योंकि हिंदी में प्यारे मित्रों वर्तनी शुद्धि से संबंधित शब्द हमारे समक्ष रखे जाते हैं। शेखावटी से प्रणाम, निशा जी कह रही हैं। निशा जी आपका भी तहे दिल से आभार और अभिनंदन है। स्ट्रगल लाइफ, आप सभी तमाम साथीगणों का तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम प्यारे मित्रों मैं अपने कंटेंट की बात करता हूं, मैं अपनी विषय वस्तु की बात करता हूं, क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल यह है कि इस मंच पर आकर के हमें हमारी सफलता को प्राप्त करना है। तो पहले प्यारे साथियों, नाम नहीं होता है, नाम से बढ़कर जो होता है वह काम होता है। तो मैं यहां काम बड़ी अपनी शिद्दत के साथ करूंगा। तो आइए फटाफट से आप सभी जुड़ जाइए और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द मेरे प्यारे मित्रों। हिंदी को हम दैनंदिन जीवन में इस प्रकार से हम लेखन करते हैं। देखो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको इस पर बिंदु लगी हुई है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर न लिखा हुआ है, इसे पंचमा अक्षर कहते हैं। ध्यान देना है, हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव मेरे प्यारे साथियों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है प्यारे मित्रों। तो ध्यान देना है, ब्राह्मी लिपि में पंचमा, वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में जो मानक रूप निर्धारित किया गया है देवनागरी का, वह पंचमा अक्षर को मानक रूप ने मानकर के अनुस्वार वाले रूप को मानक माना गया है। और मानक रूप जिसको माना गया है प्यारे साथियों वह वर्तनी दृष्टिकोण से शुद्ध रूप होता है। अर्थात जिसके ऊपर बिंदु लगी हुई आती है वह तो कौन सा हो जाएगा? मानक रूप हो जाएगा। वह शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा प्यारे साथियों। तो शुद्ध रूप में हम हिंदी को इस प्रकार से लिखेंगे और पंचमा अक्षर वाला जो हम हिंदी लिखते हैं यह वर्तनी दृष्टिकोण से क्या होगा प्यारे साथियों? अशुद्ध रूप होगा। ठीक है, तो यह बात आप सभी के समझ में आई होगी प्यारे साथियों। और मैं आपको यह एक और बताना चाहता हूं कि हिंदी की जो वर्तमान समय में हम बात करें बड़ी ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि उसका उच्चारण भी बहुत सारे जो साथीगण होते हैं वह सही नहीं कर पाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका उच्चारण किस प्रकार से होगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा मुझे समझने के लिए आपको समय देना होगा और मेरी कक्षाओं को आपको निरंतर रूप से देखनी होगी, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार और जानदार अंदाज में मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। बड़े ही ट्रिकी अंदाज में भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, विश्लेषणात्मक टिप्पणी में करूंगा मेरे प्यारे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का तहे दिल से आभार और अभिनंदन है। ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो आप लेखन देख रहे हो ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। देखिए, एक तो ये होता है इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। आप यहां पर देखोगे प्यारे मित्रों, ये मैंने यहां पर 5 रूप लिखे हैं, 5 मैंने यहां पर व्यंजन लिखे हैं। आपसे यदि इनका उच्चारण करने के लिए कहे तो बड़े बड़े जो व्याख्याता होते हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं वह भी गच्छा खा जाते हैं इनके उच्चारण में। तो आपको ध्यान से समझना है, मैं इनका सस्वर वाचन करूंगा प्यारे साथियों। देखिएगा आप ध्यान से। इसे बोलते हैं अंग, नाक से बोलते हैं अंग, इसे बोलते हैं ई, इसे बोलते हैं अण, इसे बोलते हैं न और इसे बोलते हैं मैं। अर्थात सस्वर वाचन क्या होगा? अंग है ई अण न म। नाक से हो रहा है, इसे बोलते हैं अंग, ये हो गया अंग, ये हो गया ई है और ये हो गया अण है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो
जब कभी भी कोई भी एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके अंतर्गत हमारा साक्षात्कार लिया जाता है प्यारे साथियों, तो जब हमारा साक्षात्कार लिया जाता है तो सर्वप्रथम हमें इन्हीं का उच्चारण करवाया जाता है। और वह साथीगण या वह विद्यार्थीगण जिनके गुरुजनों ने अगर इनका उच्चारण करना सही नहीं बताया, शुद्ध उच्चारण नहीं सिखाया है, तो वह यही मात खा जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको पहले इनके उच्चारण को लेकर के ध्यान देना होगा। आपको पता है कि हमारे जो भी अनुज हैं, हमारे छोटे भाई बच्चे, हमारे बच्चे हैं या हमारे भाई बंधु हैं, वो किसी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके गुरुजनों के द्वारा इसका जो ज्ञान करवाया जाता है उच्चारण, इसको भी अणय बोलते हैं, इसको भी अणय बोलते हैं, इसको भी अणय बोलते हैं। प्यारे साथियों, इनका रूप अलग अलग है तो जाहिर सी बात है इनका उच्चारण भी अलग अलग ही होगा। यह इसका जो उच्चारण है वो होगा अंग, इसका होगा ई है और इसका होगा अणय। बाकी और सबका तो हम उच्चारण कर ही लेते हैं प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी, आपका प्यार प्रेम स्नेह ऐसा ही बना रहे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप जुड़े रहिए प्यारे साथियों। ध्यान देना है, ये हमारा जो वर्ग होता है, क्योंकि हमारे जो 33 व्यंजन होते हैं प्यारे साथियों, इनको वर्ग में बांट दिया गया है। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग रहा, त वर्ग रहा और ये प वर्ग रहा मेरे प्यारे साथियों। इनको वर्ग में बांट दिया गया है और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत जो है 5 व्यंजन आते हैं और इन 5 व्यंजन जो आते हैं, इनके अंत में जो व्यंजन आता है 5वें नंबर पर, इन्हीं को ही हम पंचमा अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को ही पंचमा अक्षर कहते हैं प्यारे साथियों। ये पंचमा अक्षर है। चलिए, ये इनको पंचमा अक्षरों के उच्चारण को लेकर के मैंने वार्ता करी है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, यह आपसे कभी भी साक्षात्कार में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, जो हम व्यंजन पढ़ते हैं प्यारे साथियों, इन व्यंजनों में आपने देखा होगा पंचमा अक्षर के रूप में जो वर्ण, जो व्यंजन आते हैं, उनका उच्चारण हमारे अग्रज हो या हमारे अनुज हो या हमारे साथीगण हो, हमें शुद्ध उच्चारण बताना है प्यारे साथियों, क्योंकि हिंदी की बड़ी ही दयनीय स्थिति है। ठीक है, तो आपको बताना होगा, बोलना होगा ng, ई, ण, न और ये मैं हो गया। ठीक है, तो उंग, ई, अण, न और ये मैं, ये वास्तविक उच्चारण हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो हाथ हैं प्यारे साथियों, इन हाथों में आपने देखा होगा कि उंगलियां होती है और इन उंगलियों के नाम भी वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ लिए जाते हैं। तो अभी मैं केवल और केवल आज की कक्षा में आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा प्यारे साथियों कि व्यावहारिक रूप से कभी कभार हमसे सवाल जवाब कर लिए जाते हैं। ठीक है, दैनंदिन जीवन में हमारे जो मित्रगण हैं या हमारे जो अग्रज हैं या हमारे पिताजी के जो संबंधी हैं, दोस्त हैं, वह भी हमारे को हिंदी विषय संबंधित यदि कोई सवाल करते हैं तो हम वहां गच्छा खा जाते हैं। ऐसा अब आपके साथ नहीं होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्यारे साथियों, ये जो 5 अंगुलियां हैं, इन 5 अंगुलियों के नाम यदि आपसे पूछा जाए तो अभी आप निरुत्तर हो जाओगे या फिर आप रट्टा मारोगे, परंतु इस मंच के माध्यम से मैं अभी इन 5 अंगुलियों के नाम बहुत ही सरलतम रूप से समझाने वाला हूं। बस आप धैर्य बनाए रखें और जुड़े रहें प्यारे साथियों। ये जो 5 उंगलियां हैं, आपको ये बायां हाथ रखना है और हमारे हिंदी के एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है प्यारे साथियों पंडित कामता प्रसाद गुरु। पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं प्यारे साथियों। कामता प्रसाद को गुरुजी की उपाधि दी गई है, गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु ज्ञान में बड़ा होता है, परंतु इसमें वो समाज में छोटा ही बनकर के रहता है, कभी ज्ञान का घमंड नहीं करता है। तो इस गुरु शब्द में एक तो जो ये उ आता है, इसमें ये उ छोटा वाला आता है जिसे हम लघु स्वर कहते हैं। पहली बात, गुरु ज्ञान में बड़ा होता है परंतु समाज में छोटा ही बनकर के रहता है, तो मात्रा कौन सी आएगी? छोटी आएगी। अब आप सोचोगे कि सर आपने नाम क्यों लिखा है? तो प्यारे मित्रों, हमारे जो हिंदी गुरु हैं जिन्होंने हिंदी व्याकरण का, ठीक है, सर्वप्रथम निर्माण किया था पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, तो इनके नाम में ही 5 उंगलियों का नाम छुपा हुआ है। देखना अभी आप कामता को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दीजिए प्यारे मित्रों। का की मीनिंग क्या होती है? के ए होती है। एम की ये एम रहेगी और ता की क्या हो जाएगी? टी और ए हो जाएगी। हो गया, 5 उंगलियां होती है। बायां हाथ आपको रखना है 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, ये 5 उंगलियां हो गई। अब आपको ध्यान देना है, क से क्या नाम होगा, ए से क्या नाम होगा, एम से क्या होगा, टी से क्या होगा और ए से क्या होगा। तो आइए अब हम इनका नाम जानते हैं प्यारे साथियों। के का मतलब तो हो गया हमारी जो ये अंगुली होती है, इसको बोलते हैं कनिष्ठा। क्या बोलते हैं इसको?
कनिष्ठा बोलते हैं प्यारे साथियों। इसके बाद में फिर ये जो अंगुली आती है इसको बोलते हैं प्यारे साथियों अनामिका। बहुत सारे साथीगण तो जानते हैं, परंतु आप अपने अग्रजों को, अनुजों को इस तरह से बिल्कुल ही सरलतम रूप से उन्हें ज्ञात करवा सकते हो, बता सकते हो। एम का मतलब कौन सी हो गई प्यारे मित्रों? मध्यमा हो गई है। और फिर टी की हम बात करें तो टी को लेकर के हो जाएगी तर्जनी हो जाएगी। और फिर हम बात करें ये जो हमारा अंतिम जो ये होता है इसको हम अंगुष्ठ बोलते हैं प्यारे साथियों, ये अंगुष्ठ हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके नाम को याद रख सकते हो। बताइए मेरे द्वारा आपको जो ये तरीका बताया गया है पांचों उंगलियों का नाम याद रखने का, क्या आप सभी के बिल्कुल सरलतम रूप से समझ में आया होगा? क्या आप कभी भूलोगे? आपको यह जो तरीका है आपके अग्रजों को भी बताना है, आपके अनुजों को भी, परिवार के सभी बंधुजनों को आपको बताना है, यदि उन्हें हिंदी विषय का आपको वास्तविक ज्ञान देना है तो। ठीक है प्यारे मित्रों, तो कामता प्रसाद गुरु के नाम में ही पांचों उंगलियों का राज छुपा हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर बस अंगूठे को क्या कहते हैं? अंगुष्ठ कहते हैं। अंगुष्ठ यानी अंगूठा होता है, अंगूठा हिंदी में अर्थ होता है इसका, और अंगुष्ठ संस्कृत में होता है। चलिए ये तो मैंने बात कर ली है प्यारे मित्रों। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि दिशाएं कितनी होती है? दिशाएं कितनी होती है यह आपको बताना होगा। दिशाएं कितनी होती है तो आप कहोगे कि सर ये कौन सा सवाल हुआ कि दिशाएं कितनी होती है, कि दिशाएं तो 4 होती हैं। परंतु ध्यान देना है प्यारे मित्रों कि दिशाएं जो 4 होती है वह तो मुख्यतः रूप से होती है, परंतु यहां केवल और केवल दिशाएं पूछ रहा है। आपसे सवाल पूछे कि दिशाएं कितनी होती है, ध्यान ये देना है कि दिशाएं कितनी होती है तो दिशाएं तो 10 बताओगे आप, और मुख्यतः रूप से आपसे पूछे प्यारे मित्रों तो मुख्यतः रूप से आपको 4 ही बतानी है। तो आइए वो 10 दिशाएं कौन सी होती है इनको भी लेकर के बहुत बार संशय होता है, भूल जाते हैं। और प्यारे मित्रों ये मैं बता क्यों रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं आपको 4-5 उंगलियों के नाम और 10 दिशाओं के नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह वाक्यांश के लिए एक शब्द में हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में अगर ये पूछे जाए, ठीक है, तो कदापि आपसे गलत ना हो। ठीक है, यही मेरा एक शिक्षक होने का दायित्व होता है, जिम्मेदारी है कि कभी भी आपसे गलत ना हो। रवि सर की क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या? दशरथ जी आज आपने आने में देरी कर दी है। 3 से 4 हमारे संस्कृत गुरु डीएल सर की क्लास होती है, 4 से 5 हमारे रवि आचार्य सर जी की क्लास होगी। तो 4 से 5 बजे आप रवि आचार्य सर की क्लास देखना न भूले, और 5 से 6 बजे मेरी हिंदी की कक्षा होगी प्यारे मित्रों, जो रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के ही आपके समक्ष रखी जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए हम बात करते हैं। ये जो दिशा होती है यह तो पूर्व होती है, हम भली भांति जानते हैं, और पूर्व के जस्ट ये विपरीत जो होती है यह पश्चिम दिशा होती है। ऊपर की ओर जो दिशा होती है इसे हम उत्तर दिशा कहते हैं। ठीक है, और नीचे की ओर जो यहां दिशा का नाम होगा वह कौन सी हो जाएगी? दक्षिण दिशाएं हो जाएगी। तो मुख्यतः दिशाएं तो 4 होती है, परंतु कुल दिशाओं की बात है तो 10 दिशाएं होती है। तो जरूर आपको वह 10 दिशाएं भी याद होने वाली है, बस आप जुड़े रहिए। यदि मैं अभी आपसे सवाल करूं कि मुझे बताइए कि उत्तर पूर्व के मध्य की उपदिशा को क्या कहते हैं, तो अभी हो सकता है जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वह तो बता सकते हैं, परंतु अधिकांशतः जो हमारे मित्रजन हैं वह निरुत्तर होंगे प्यारे साथियों। यदि अगर आप जानते हो कि उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं और दक्षिण पूर्व के मध्य की उपदिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम के मध्य की उपदिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं, तो आप प्यारे साथियों बिल्कुल ही रवि सर की क्लास 5 बजे थी ना दशरथ जी, अब रवि सर की जो क्लास होगी वो 4 से 5 होगी। कोई बात नहीं है, आप निसंकोच रहिए और आप उनकी क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो आप धैर्य बनाए रखें। कल से 3 से 4 संस्कृत गुरु की, 4 से 5 बजे हमारे रवि सर की क्लास होगी इंग्लिश की, और 5 से 6 बजे जो होगी वह हिंदी की होगी। निशा जी ने उत्तर पूर्व
उत्तर पूर्व तो ये जो है ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर भूगोल में जब पढ़ाया जाता है तो भूगोल के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा उत्तर पूर्व ये नाम दिया जाता है। परंतु आपको पता है कि जो हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म में हमारा एक शास्त्र होता है जिसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। यदि हम जो भी मकान बनाते हैं प्यारे मित्रों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम बनाते हैं और वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाते हैं तो इन उपदिशाओं के नाम रखे गए। तो इनको कैसे याद रखना है, ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे मैं बता रहा हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को जोड़ते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी पोल्यूशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटियां ज्यादा आने लग गई है प्यारे मित्रों। तो इसी प्रकार से मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की जगह में एक इलेक्ट्रिक वैन लेकर के आया। ये आपको याद रखना है। कौन सी वैन लेकर के आया? इलेक्ट्रिक वैन लेकर के आया। ना तो वो पेट्रोल वाली है और ना डीजल वाली है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली है, बिजली से चलने वाली है। इलेक्ट्रिक वैन लेकर के आया और इस इलेक्ट्रिक वैन में ही 4 उपदिशाओं के नाम छुपे हुए हैं। बस आप देखिए किस प्रकार से। अब इनको रखना कहां है ये भी देखो पूर्व से पश्चिम की हम ओर चलते हैं तो ऐसे ही इसके ऊपर एक और लाइन बना दो। ये जो तीर का निशान दिख रहा है प्यारे साथियों, इसको इससे जोड़ दीजिएगा आप। इस प्रकार से एक लाइन ये बना दो और एक निशान ये जो है इसको इससे जोड़ दो आप। इस प्रकार से ये बना दो, यानी कि मध्य में जिस प्रकार से एक लाइन है वैसे ही एक लाइन हमने ऊपर बना दी और वैसे ही एक लाइन हमने नीचे की ओर बना दी है। अब आपको क्या करना है, ये ई को कहां लिखोगे, वी को कहां लिखोगे, ए को कहां लिखोगे, एन को कहां लिखोगे? तो पूर्व दिशा है, देखो इधर से पूर्व, ये पश्चिम, ये पूर्व और ये पश्चिम आपको मान लेना है। तो सबसे पहले इधर को लिखोगे आप ई, सबसे पहले ई आ रहा है तो इधर ई लिखोगे और इसके अपोजिट में क्या लिखोगे, ई के बाद में क्या आ रहा है, वी आ रहा है तो ये वी लिख देना है आपको, ठीक है। फिर ए आएगा और ए कहां लिखोगे, फिर वापस पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इस यहां पर ए लिख दोगे और इधर क्या लिख दोगे लास्ट में इसके अपोजिट ये एन लिख दोगे, ठीक है प्यारे साथियों। देखो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे पूर्व और पश्चिम के मध्य जो लाइन बनी हुई है ऐसे ही ऊपर एक और लाइन बना दोगे और नीचे भी एक लाइन बना दोगे आप, ठीक है। सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की ओर 2 वर्ड आएंगे, ई आएगा पहले पूर्व में और पश्चिम में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे की ओर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। बस आपको केवल और केवल यही कर देना है। अब आप आराम से उन उपदिशाओं के नाम को जान सकते हैं। देखो ई से तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ई से तो हो जाएगा ईशान, ठीक है। क्या हो जाएगा, ईशान, ये उपदिशा हो गई ईशान वास्तुशास्त्र के हिसाब से, ठीक है प्यारे साथियों। वी का मतलब हो जाएगा वायव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायव्य हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। और ए का मतलब क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम बात करें कि एन का मतलब क्या हो जाएगा, तो एन का हो जाएगा प्यारे साथियों नैऋत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैऋत्य हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए मेरे द्वारा आपको ये जो 4 उपदिशाओं के नाम का जो तरीका बताया गया है, क्या आप सभी के समझ में आया है? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बताइए प्यारे मित्रों कि मेरे द्वारा ये जो जानकारी आपको दी गई है ये समझ में आई या फिर नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये जो प्यारे साथियों ये जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, इसी वजह से। अब 4 तो मुख्य हो गई, 4 उपदिशाएं हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई। और 90वें नंबर पर और 10वें नंबर पर जो दिशाएं आती हैं प्यारे साथियों, एक तो होती है आकाश जो सिर के ऊपर, ठीक है, वह तो कौन सी हो गई, आकाश हो गई। और एक हमारे तह की ओर हो गई, उसे हम बोलते हैं आकाश और इसका अपोजिट हो गया पाताल, ठीक है। तो 90वें नंबर पर जो दिशा होगी वो आकाश, इसको दिशा मानी गई है। और 10वें नंबर पे पाताल को भी क्या मानी गई है, दिशा मानी गई है प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ, दशरथ जी कह रहे हैं ये सर कौन सा टॉपिक है। प्यारे साथियों आज मैंने टॉपिक की शुरुआत नहीं करी है, अभी तो केवल और केवल हाँ धरती और आकाश या धरती कह सकते हो, पाताल भी आप कह सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपको यह ध्यान देना है प्यारे साथियों, पहले मैंने अभी व्यवहारिक हिंदी की मैंने बात करी है। यह है हमारे व्यवहार में आने वाले शब्द हैं। कभी कभार उंगलियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, दिशाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। हिंदी पढ़ने के लिए आए हैं तो गुरुजनों के द्वारा हिंदी शब्द के बारे में बता दिया जाता है, परंतु हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है यह बताया नहीं जाता है। तो हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का है प्यारे साथियों, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं वापस एक बार देख लीजिएगा, आप सभी आपसे पूछे कि बताइए हिंदी जो है कौन सी भाषा का है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है प्यारे साथियों। हिंदी को हम इस
इस प्रकार से लिखते हैं, एक तो बिंदु लगा के लिखते हैं, एक न को आधा लिख करके हम लिखते हैं, दोनों में से कौन सा शुद्ध है? तो ये बिंदु जो लगी हुई है इसे तो हम अनुस्वार कहते हैं, और जो न ये रूप लिखा हुआ आता है इसको पंचमाक्षर कहते हैं। वर्तनी दृष्टिकोण से ये अनुस्वार वाला रूप जो है यह क्या होता है? शुद्ध होता है, और पंचमा अक्षर वाला रूप क्या होता है प्यारे मित्रों? ये अशुद्ध होता है। आगे की मैं बात करूं, यह हमारे जो व्यंजन होते हैं, मुख्यतः 33 व्यंजन होते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है कि पंचमा अक्षर को इनके उच्चारण हमसे पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए यदि आपको हिंदी अच्छे से आती है, यदि आप कहां पढ़ करके आए हुए हो, तो आपसे सवाल जवाब किया जाता है, आपसे पूछा जाता है बेटा क्या तुझे कक्का आता है? तो पहली बात, कक्का तो देसी भाषा में बोला जाने वाला शब्द है, परंतु यदि हम सामान्य तरह से हिंदी की बात करें तो कक्के को हम ककहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्के को ककहरा कहते हैं प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और ककहरा जो इसे कहा गया है तो इसी का ही आपसे क्या पूछ लिया जाता है? उच्चारण पूछ लिया जाता है। उच्चारण जिनका पूछा जाता है ये वह पंचमा अक्षर है जिनका सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में, साक्षात्कार में भी पूछा जाता है। ये जब पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हुई थी, जब साक्षात्कार हुआ था तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी गणों से यही सवाल किया गया था कि जो क वर्ग का पंचमाक्षर है, च वर्ग का है और ट वर्ग का पंचमाक्षर है, इनका उच्चारण बताइए। तो उन्होंने अणे अणे और अणे उच्चारण करके बताया था प्यारे साथियों। तो अणे 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 इनका उच्चारण नहीं होता है, इसका होता है न, इससे बोलते हैं ई, इसे बोलते हैं अणे बोलते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, इनकी रूपाकृति अलग अलग है तो इनका उच्चारण भी अलग अलग ही होगा, ये मैंने आपको बताया है। आगे की ओर मैं बढ़ूं, हमारे जो हिंदी व्याकरण के जनक हैं प्यारे साथियों, हिंदी में जो व्याकरण के जनक हैं वह कौन है? पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं। कामता प्रसाद गुरु जो है, इनका जो नाम है कामता, इसी में ही पांचों उंगलियों का रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, तो कामता को मैंने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया KAMTA। के का मतलब कनिष्ठा, ए का मतलब अनामिका, एम का मतलब मध्यमा, टी का मतलब तर्जनी और ए का मतलब अंगुष्ठ हो गया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे की ओर मैं अग्रसर होता हूं। देखो दिशाएं कितनी होती है, अगर आपसे सवाल किया जाता है तो हम बिना सोचे समझे ही 4 बता देते हैं, परंतु ध्यान रखो प्यारे साथियों, आपसे सवाल किस प्रकार से किया जा रहा है। सवाल आपसे ये किया गया है कि दिशाएं कितनी होती है, तो दिशाएं 10 बताओगे। ठीक है, कुल पूछे तो भी 10 बताओगे, जब मुख्यतः दिशाएं पूछे तो कितनी बताओगे आप? 4 बताओगे प्यारे साथियों। ठीक है, आपको ध्यान देना है। सर रवि सर की क्लास का टाइम 3 से 4 कर दीजिए। हेमा जी जरूर विचार विमर्श करेंगे, जरूर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जो भी जैसा भी रहेगा। वैसे रवि सर ने ही यह अपना टाइम निर्णय रखा है, उनके विचार विमर्श के आधार पे समय सारणी जो बनी है, तो 4 से 5 बजे उन्होंने रखा है। आप बिल्कुल निसंकोच रूप से जुड़े रहें प्यारे साथियों। चलिए, ये हो गया है। आगे की ओर मैं अग्रसर होता हूं और अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं प्यारे साथियों। देखो, हम बात करते हैं, एक तो वाक्य की संरचना की मैं बात करता हूं। वाक्य की संरचना, ध्यान देना है आपको कि वाक्य की जो संरचना है ये मैंने क्यों लिखा है यहां पर, और फिर इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि वाक्य की संरचना के बाद में सर वाक्य की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। व्याकरणिक दृष्टिकोण पे वाक्य की जो संरचना होती है, इसमें सबसे पहले कर्ता को लिखा जाता है व्याकरणिक दृष्टिकोण से। इसके बाद में किसको लिखा जाता है प्यारे मित्रों? कर्म को प्रधानता दी जाती है, और अंततः किसको प्रधानता दी जाती है प्यारे साथियों? क्रिया को प्रधानता दी जाती है। यह ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यह जो जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है प्यारे साथियों, संक्षिप्त और रहस्यपूर्ण जो जानकारी दी जा रही है, यह आपके जीवन में काम में आने वाली है। जब हम विशेष प्रकरण विशेष को पढ़ेंगे उस दरमियान आपके लिए यह जानकारी काम में आएगी, और उस समय मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा प्यारे साथियों। तो वाक्य की संरचना जो की जाती है, तो सबसे पहले कर्ता को लिखा जाता है, फिर कर्म को, और उसके बाद में किसको लिखा जाता है प्यारे साथियों? क्रिया को लिखा जाता है। परंतु मान लीजिए किसी वाक्य में कर्ता कर्म नहीं हो, तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहले वही कर्ता को और क्रिया को भी प्राथमिकता देकर के हम किसकी संरचना कर सकते हैं? वाक्य की संरचना कर सकते हैं। अर्थात एक वाक्य की संरचना इस प्रकार से होती है जिसमें कि कर्ता कर्म नहीं होता है। ठीक है, कर्म नहीं होता है। एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें कर्म मौजूद होता है। ठीक है, इनको लेकर के ही क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, वह मैं अभी आपको बताऊंगा प्यारे मित्रों। तो देखिएगा, अब मैं बात करता हूं प्यारे साथियों कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद।
कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। यह आपसे मैंने देखा है बहुधा गलत होते हैं इससे आने वाले सवाल कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं प्यारे साथियों। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपका जवाब होगा, आप कहोगे कि सर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वह होता है प्यारे साथियों सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और दूसरा जो भेद होता है वह होता है प्यारे मित्रों अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है प्यारे साथियों। देखिए अकर्मक क्रिया, पहले सकर्मक और दूसरी कौन सी हो गई है? अकर्मक हो गई है मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी बस जुड़े रहे प्यारे साथियों, आपके कमेंट में बाद में देखूंगा। देखो मुझे अभी मेरे नाम से कोई मतलब नहीं है, मेरे को केवल और केवल अगर आपके दिल में जगह बनानी है प्यारे साथियों, जैसे कि रवि सर ने आपके हृदय में जगह बनाई है ना, तो उनके काम से उन्होंने जगह बनाई है और वही जो जगह है आपके हृदय में मैं अपने काम से बनाना चाहता हूं प्यारे साथियों। बस आप निश्चित रूप से जुड़े रहिए, आपका प्यार प्रेम ये बना रहे। एक बार मुझे आप ये मौका दें, मेरी क्लास को आप निरंतर रूप से देखें एक बार, फिर उसके बाद में आप ये निर्णय लें कि सर की जो कथनी और करनी है उसमें अंतर है या नहीं है, रवि सर ने जो कहा है वह बात सत्य है या नहीं है। फिर बाद में हमारे पास में बहुत मौका मिलेगा, हमें बहुत सुअवसर मिलेगा जिस पर हम वार्तालाप भी करेंगे, ये डिस्कशन भी करेंगे कि मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहां से संबंध रखते हो प्यारे साथियों। अभी केवल और केवल आपको पढ़ना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम क्या करते हैं कि सामान्यतः रूप से गलतियां कर देते हैं हिंदी विषय को लेकर के, और हिंदी विषय को लेकर के यदि आप गलतियां कर देते हो, हिंदी बहुत ही सरल है प्यारे साथियों, बस आपको इसको एक बार मेरे से समझ लेना है, आपको मैं यही कहना चाहता हूं। और जिस दिन आपने अच्छे से इसको समझ लिया है तो आपको हिंदी को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा वो कभी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे प्यारे साथियों? जो आपको कठिन लगे ना वही टॉपिक मैं पढ़ा सकता हूं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वह आपके हितार्थ होगा और वह टॉपिक केवल और केवल एक ही प्रकरण से संबंधित नहीं होगा, वह अन्य कई प्रकरणों से जुड़ा हुआ होगा। वो किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब बातें तो होती रहेगी परंतु हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। यहीं पर हम गच्छा खा जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है। चलिए अब मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रख रहा हूं प्यारे साथियों, आपको बताना है कि उसमें क्रिया कौन सी होगी। सामान्यतः रूप से यह प्राथमिक स्तर का जो ज्ञान है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। देखो कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, मैंने एक ये लिखा है, ठीक है प्यारे साथियों, पत्ता गिरता है और इसी में मैंने परिवर्तन किया और दूसरा मैंने वाक्य लिखा कि पत्ता वृक्ष से गिरता है, पत्ता वृक्ष से गिरता है। अब मैंने यहां पर जो परिवर्तन किया है वह परिवर्तन यह है कि मैंने यहां पर शब्द का क्रम बदल दिया। शब्द का मैंने क्या बदल दिया प्यारे साथियों? क्रम बदल दिया कि यहां पर वृक्ष पहले आ रहा है और पत्ता फिर बाद में आ रहा है। दूसरे वाले मैंने वाक्य में क्या किया? पत्ते को पहले लिख दिया और मैंने वृक्ष को बाद में लिखा है। तो आप मुझे अब बताइए, आपने जितना अब तक जाना है, ठीक है, उस ज्ञान के आधार पर मुझे बताइए प्यारे मित्रों कि इसमें दोनों वाक्यों में क्रिया कौन सी होगी? कर्म के आधार पर सकर्मक होगी या फिर अकर्मक होगी? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन कर सकूं कि आपने पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त किया है वह क्या आपके हितार्थ था, ठीक है, क्या हितार्थ है, क्या उससे संबंधित आने वाले जो भी प्रश्न है क्या वो गलत होंगे या नहीं होंगे, इसका निर्णय मैं अभी आपके द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर कर लूंगा। तो फटाफट से मुझे बताइए कि जो पहला वाक्य है और जो दूसरा वाक्य है इसमें कर्म के आधार पर क्रिया कौन सी होगी? क्या सकर्मक होगी या फिर अकर्मक होगी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं प्यारे मित्रों, फिर मैं आपको यह तरीका सिखाऊंगा जो आपसे कदापि गलत नहीं होगा। आप 100% सकर्मक और अकर्मक की पहचान कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए कुछ शर्तें होती है,
ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक कुछ वैधानिक चेतावनी होती है जो आपको बताई जाएगी। चलिए मैं आगे की ओर चलता हूं। और निशाचरण जी का अकर्मक आया है, क्या दोनों में ही अकर्मक होगा, पहले और दूसरे वाले वाक्यों में? क्या इनमें से कोई एक सकर्मक है, क्या एक अकर्मक है, या दोनों ही सकर्मक है, या दोनों ही अकर्मक है? फटाफट से बताएं प्यारे मित्रों। आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। अब आपको ध्यान रखना है, ये अब मैं यहां पर लिख रहा हूं वैधानिक चेतावनी है आप सभी के लिए, या फिर आपके लिए एक ध्यातव्य बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे साथियों। देखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं ध्यातव्य बिंदु, यानी कि ध्यान देने योग्य बिंदु है, ध्यातव्य बिंदु, या इसे हम स्मरणीय बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखने योग्य बिंदु है प्यारे साथियों। बस आप जुड़े रहें और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर ये आपको बहुत ही शानदार और जानदार लग रही है, आपके हितार्थ ये होने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताते रहें प्यारे मित्रों, जिससे कि मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। तो ध्यातव्य जो बिंदु है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, अगर हम वाक्य संरचना की बात करें, किसकी बात करें? वाक्य संरचना की बात करें। वाक्य संरचना की यदि हम बात करें प्यारे मित्रों, तो वाक्य संरचना करने के लिए हमें यह नियम याद रखना होगा। कौन सा नियम याद रखना होगा प्यारे साथियों? कि सबसे पहले किसको लिखा जाता है? कर्ता को लिखा जाता है। पहले कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जब हमें वाक्य का निर्माण करना हो तो सबसे पहले कर्ता को, और कर्ता के बाद में इसमें कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उपस्थित और अनुपस्थित भी हो सकता है, और क्रिया। यानी कि अगर वाक्य की संरचना हमें करनी है प्यारे मित्रों, तो कर्ता और क्रिया का तो होना अति आवश्यक है। ठीक है, अति आवश्यक है। कर्म चाहे उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ये तो वाक्य संरचना करनी हो तो आपको यह नियम याद रखना होगा। क्या रखना होगा? कि कर्ता और कर्ता के बाद में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु क्रिया होगी ही होगी। अर्थात कर्ता और क्रिया दोनों के योग से, दोनों की सहायता से वाक्य की संरचना संभव हो पाती है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब बात यह है कि कर्म के आधार पर जब क्रिया की पहचान करनी हो हमें, तो ध्यान देना है आपको, सकर्मक और अकर्मक की पहचान करनी हो, उस समय आपको क्या करना होगा? उस समय सबसे पहले आपको प्राथमिकता जो देनी होगी वह सदैव आपको क्रिया को देनी होगी। किसको देनी होगी? क्रिया को। और उसके बाद में आपको प्रधानता देनी होगी प्यारे साथियों, कर्ता को देनी होगी, और थर्ड नंबर पर फिर आपको देनी होगी कर्म को प्रधानता देनी होगी। यदि आपको सकर्मक और अकर्मक की पहचान करनी है तो सबसे पहले आपको वाक्य में किसको ढूंढना होगा? सबसे पहले वाक्य में क्रिया को ढूंढना होगा, उसके बाद में कर्ता को ढूंढना होगा, और उसके बाद में कर्म को ढूंढना होगा। सर, कर्म बदलने से तो चेंज होना था, शब्द बदलने से भी बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे कि मुलाकात में ला स्थान बदलते ही मुलाकात बन जाता है। जी जरूर, आपको उच्चारण से संबंधित भी विशेष जानकारी दी जाएगी, बस आप धैर्य बनाए रखें मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं प्यारे मित्रों कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है वह किस प्रकार से आगे की ओर होगी। देखो, क्रिया कहां मिलेगी प्यारे साथियों? तो क्रिया का स्थान निर्धारित किया गया है वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्रिया निहित होती है। कहां निहित होती है? वाक्य के अंत में आपको क्रिया का स्थान निर्धारित किया गया, क्रिया आपको मिलेगी प्यारे साथियों। ठीक है, और वाक्य में कर्ता कहां आया है, कौन से पद पर वो रखा गया, उसे कौन सा स्थान दिया गया है? कर्ता कहीं पर भी हो, यदि आपको इसको ढूंढना है तो दो प्रश्नवाचक शब्द काम में लेने होंगे। एक तो होता है कौन और एक होता है किसने। एक होता है कौन और एक होता है किसने। ध्यान देना है, यहां पर भी मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं प्यारे साथियों। दैनंदिन जीवन में हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपके समक्ष ये दो शब्द लिखे हैं, एक मैंने लिखा है यहां पर और एक लिखा है ये मैंने लिखा है। हम दैनंदिन जीवन में क्या करते हैं, इनका उच्चारण गलत करते हैं, इसे भी और बोलते हैं, इसे भी और बोलते हैं। ध्यान देना, यहां पे दो मात्रा लगी हुई है, इसका उच्चारण औ होता है। क्या होता है? औ होता है। इसे बोलेंगे और बोलेंगे, और इसे बोलेंगे और बोलेंगे प्यारे साथियों। ये युग्म शब्द में पूछा जाने वाला सवाल है, पूछा जाता है। और ये जो और है इसका अर्थ तो दूसरा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? दूसरा होता है। और इस और का मतलब होता है की तरफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां दो मात्रा है, तो ये कौन नहीं है, ये कौन है।
कौन और किसने प्रश्नवाचक शब्दों से कर्ता की पहचान होती है। कर्म को यदि आपको ढूंढना है तो कर्म को ढूंढने के लिए दो प्रश्नवाचक शब्द काम में लिए जाते हैं, एक तो है क्या और एक है प्यारे साथियों किसको। क्या और किसको, ये दो प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनसे किसकी पहचान होती है, इनसे कर्म की पहचान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए, क्रिया को ढूंढना हो तो क्रिया कहां मिलेगी, वाक्य के अंत में मिलेगी प्यारे साथियों। कर्ता को ढूंढना हो तो दो प्रश्नवाचक शब्द लेंगे, कौन और किसने लेंगे, और कर्म को ढूंढना हो तो क्या और किसको की हम सहायता लेंगे। अब आप कहोगे कि सर कर्ता को ढूंढने के लिए और कर्म को ढूंढने के लिए क्या एक ही प्रश्नवाचक शब्द उपयोग में नहीं ला जा सकता था। तो प्यारे साथियों, एक इसलिए नहीं लाया जा सकता था क्योंकि यदि कर्ता के साथ में कोई सा भी विद्यमान, कोई सा भी कर्म या कोई सा भी परसर्ग विद्यमान नहीं है, मान लीजिए कोई कर्ता शब्द है, अगर उसके बाद में कोई सा भी कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं आया है ना, तो उसकी पहचान आपको कौन से होगी। और यदि कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह आया है तो प्यारे साथियों उसका जवाब आपको किसने से मिलेगा। यानी कि कर्ता के बाद में कोई सा भी विभक्ति चिन्ह नहीं दे रखा हो तो कौन से पहचान होगी, और कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह दे रखा हो तो किसने से पहचान होगी। कैसे होगी, आइए जरा मैं आपको यहां लिख करके बता देता हूं। मैंने यहां लिखा कि राम ने पौधे लगाए, राम ने पौधे लगाए प्यारे साथियों, राम ने क्या लगाए, पौधे लगाए। अब किस प्रकार से पहचान होगी, यहां पर देखो ये कर्ता कौन सा है, तो ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्रिया की पहचान करेंगे तो लगाना क्या होती है, क्रिया होती है जो वाक्य के अंत में मौजूद होती है। जिसकी भी आपको पहचान करनी है, कर्ता को ढूंढना है क्रिया के पास चले जाओ, कर्म को ढूंढना है क्रिया के पास चले जाओ, स्थान बोधक शब्द को ढूंढना है तो क्रिया के पास चले जाओ, इस क्रिया के पास चले जाओ। ये सब के बारे में आपको बता देगी कि कौन कहां बैठा हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, तो सबसे पहले आपको किसको ढूंढना है, क्रिया को ढूंढना है। यदि आप सकर्मक और अकर्मक की पहचान करना चाहते हो तो यह नियम आपको काम में लेना होगा। सबसे पहले नंबर एक पे किसको प्रधानता देनी होगी, क्रिया को। पहले क्रिया को ढूंढो, फिर किसको ढूंढोगे, कर्ता को ढूंढोगे, और फिर किसको ढूंढोगे, आप कर्म को ढूंढोगे। क्रिया को ढूंढने के लिए वाक्य के अंत में इसका स्थान निर्धारित किया गया है, कर्ता को ढूंढने के लिए दो प्रश्नवाचक शब्द और कर्म को ढूंढने के लिए भी दो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, हमने क्रिया को ढूंढ लिया। अब क्रिया को ढूंढा है तो इसके बाद में हम कर्ता को ढूंढेंगे, और कर्ता को ढूंढने के लिए दो प्रश्नवाचक शब्द, दोनों को लेकर के क्रिया के पास चले जाओ। दोनों को लेकर के क्रिया के पास गए तो कौन लगाए, कौन लगाए, जवाब नहीं मिले, नहीं मिला आपको। क्यों नहीं मिलेगा, कौन से संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा अभी तक, क्योंकि कर्ता के बाद में या इस संज्ञा शब्द के बाद में आपको जो ने दिखाई दे रहा है यह है कारक का विभक्ति चिन्ह है। क्या है प्यारे साथियों, यह है कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यहां पर भी आप देखोगे, यहां पर भी ने है और इधर भी क्या है, ने है, तो आपको इस प्रश्नवाचक शब्द से ही संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा। किसने लगाए, तो किसने लगाए प्यारे साथियों, राम ने लगाए। तो इसीलिए आपको यह प्रश्नवाचक शब्द उपयोग में लेना होगा, इससे संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलेगा। अर्थात कर्ता के बाद में ने परसर्ग दे रखा हो तो किसने से संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा, और कर्ता के बाद में कोई सा भी विभक्ति चिन्ह नहीं आया हो तो कौन से जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हमें कर्म को ढूंढना है, इसकी पहचान हो गई, इसकी पहचान हो गई। अब ये वाला वाक्य, ये वाला जो शब्द है, क्या यह कर्म है या फिर नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। तो क्यों ना अब कर्म की पहचान करने के लिए जो दो प्रश्नवाचक शब्द उपयोग में लिए जाते हैं, इनको लेकर के वही वापस किसके पास चलते हैं, क्रिया के पास चलते हैं। क्रिया के पास गए, क्या लगाए, तो आपको जवाब मिल गया प्यारे साथियों, क्या लगाए, पौधे लगाए। क्या लगाए, पौधे लगाए। तो यह क्या हो गया, कर्म हो गया प्यारे साथियों। अगर इस कर्म के बाद में को विभक्ति चिन्ह होता तो आपको फिर किसको से जवाब मिलता, किससे जवाब मिलता, किसको से जवाब मिलता मेरे प्यारे साथियों। तो यह आशा और उम्मीद करूंगा मैं आपसे कि यदि आपको सकर्मक और अकर्मक को ढूंढना है तो यह ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले आपको क्रिया, फिर कर्ता को और फिर कर्म को ढूंढना है। चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं और आपको नंबर 4 पे आने वाला शब्द में बताता हूं कि कर्म के बाद में किसको। मान लीजिए कभी कभी वहां पर कर्म
कर्म अगर मौजूद नहीं है प्यारे साथियों, तो वह जो शब्द होगा वह स्थान बोधक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? वह स्थान बोधक शब्द होगा प्यारे साथियों। और स्थान बोधक शब्द की पहचान करने के लिए कौन सा प्रश्नवाचक शब्द उपयोग में लिया जाता है? तो वह प्रश्नवाचक शब्द होगा प्यारे साथियों, वह प्रश्नवाचक शब्द होगा कहां होगा। कौन सा होगा? कहां होगा। इस प्रश्नवाचक शब्द से किसकी पहचान होती है? यह प्रश्नवाचक शब्द है, इससे स्थान बोधक शब्द की पहचान होती है। तो आइए अब मैं उन वाक्यों को वापस निरूपित कर रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि उसमें सकर्मक होगी या फिर अकर्मक होगी प्यारे साथियों। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने यहां पर लिखा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब बताइए, आप मुझे बता सकते हो आराम से कि सकर्मक होगी या फिर अकर्मक होगी। वृक्ष से पत्ता गिरता है, चाहे ऐसा लिखा हुआ है या फिर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पत्ता वृक्ष से गिरता है, पत्ता वृक्ष से गिरता है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ आए, आप निसंकोच बता सकते हो प्यारे साथियों, ठीक है। और मैंने एक और उदाहरण यहां पर लिखा है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। यह भी बहुतायत रूप से क्या होता है, अधिकांशतः छात्रगणों का गलत हो जाता है, क्योंकि प्यारे साथियों कि प्रत्येक, देखो कोई भी शिक्षक गलत नहीं होता है, सब शिक्षक जो हैं अपने अपने ज्ञान के आधार पर समझाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु प्यारे साथियों प्रत्येक शिक्षक का सलीका जो होता है ना समझाने का, वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे रवि सर का अलग है समझाने का तरीका, जो कि केवल विद्यार्थी हित में होता है। हमारे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत ही उनका अंदाज बहुत ही प्यारा लगता है, इसी वजह से वो आपके चहेते बने हुए हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो सभी शिक्षक भरपूर और एक उचित ज्ञान देते हैं, परंतु सबका सलीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहां मैंने जो लिखा है, इन तीन वाक्यों में आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक होगी। तो सबसे पहले किसको ढूंढोगे आप? क्रिया को ढूंढोगे। क्रिया कहां मिलेगी आपको? वाक्य के अंत में मिलेगी प्यारे साथियों। तो तीनों वाक्यों में मैंने देखा गिरता है और उड़ती है, यह तो क्या हो गई? क्रियाएं हो गई। क्रियाओं के बाद में हमें किसको प्राथमिकता देना है? क्रिया के बाद में हमें कर्ता को ढूंढना है, और कर्ता को ढूंढने के लिए दो प्रश्नवाचक शब्द कि कौन गिरता है, तो जवाब मिलेगा प्यारे साथियों, गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है, तो पत्ता क्या हो गया? कर्ता हो गया। कौन गिरता है? तो यहां पर भी जवाब मिलेगा पत्ता गिरता है। गिर कौन रहा है? गिरने का कार्य कौन कर रहा है? बताइए, पत्ता गिर रहा है या वृक्ष गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है। तो ध्यान रखना, कर्ता के द्वारा ही हमेशा क्रिया की जाती है। क्रिया किसके द्वारा की जाती है? कर्ता के द्वारा की जाती है। तो यहां क्रिया कर्ता कर रहा है, तो पत्ता क्या कर्ता हो गया, यहां पर भी पत्ता कर्ता हो गया। परंतु मैंने क्या किया है कि इसका स्थान परिवर्तित कर दिया, यहां पर पहले और यहां पर बीच में लिख दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा यह बताया जाता है कि हिंदी विषय के प्रारंभ, हिंदी विषय के अंतर्गत जो भी वाक्य आता है और वाक्य के प्रारंभ वाला जो शब्द होता है वह सदैव कर्ता होता है। तो प्यारे मित्रों, किसी भी हिंदी वाक्य के प्रारंभ में आने वाला शब्द सदैव कर्ता शब्द नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सदैव कर्ता शब्द नहीं होता, इस प्रकार से आ जाता है। चलिए, इसकी पहचान हो गई, इसकी पहचान हो गई, इसकी पहचान हो गई, इसकी हो गई। अब बचा है वृक्ष से शब्द बचा है। क्या यह कर्म है या नहीं है? अगर कर्म उपस्थित है तो सकर्मक, और कर्म उपस्थित नहीं है तो अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब वृक्ष जो है, इसके बाद में कर्म की पहचान करने के लिए कितने प्रश्नवाचक शब्द काम में लिए जाते हैं? दो काम में लिए जाते हैं। एक तो है क्या और एक है किसको प्यारे साथियों। इन दोनों प्रश्नवाचक शब्दों को क्रिया के पास लेकर के जाओ। क्रिया के पास हम लेकर के गए, क्या गिरता है, तो जवाब मिलता है पत्ता। तो भैया पत्ता तो पहले ही कर्ता के रूप में चयनित हो चुका है, तो ये तो कर्म हो ही नहीं सकता। तो जवाब मिला क्या? नहीं मिला। इसमें भी क्या गिरता है? पत्ता। किसको गिरता है? जवाब मिला ही नहीं, पत्ता गिरता है। तो पत्ता तो पहले ही कर्ता हो चुका है। आपको ध्यान रखना है, किसी भी वाक्य में एक शब्द व्याकरण का एक ही अंग होगा, ठीक है, व्याकरण का दूसरा अंग वो नहीं हो सकता है। यह शब्द या तो कर्ता होगा या फिर क्या होगा? कर्म होगा। यह कर्ता के रूप में चयनित किया जा सकता है, किया गया है तो यह कर्ता ही रहेगा, यह कर्म नहीं हो सकता। एक शब्द कभी भी व्याकरण के दो अंग नहीं हो सकते हैं। चलिए, अब कर्म इसमें नहीं है तो प्यारे जाहिर सी बात है कि ये दोनों के दोनों जो वाक्य हैं प्यारे साथियों, ये क्या हो जाएंगे? अकर्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अकर्मक हो जाएंगे, क्योंकि क्रिया के साथ में कौन मौजूद नहीं है? कर्म मौजूद नहीं है, कर्म उपस्थित नहीं है। फिर अब ये शब्द है क्या, यह भी तो हमें जानना है। जब ये कर्म नहीं है तो ये क्या है? तो
नंबर 4 पे या तो अगर ये कर्म नहीं है तो स्थान बोधक शब्द होगा प्यारे साथियों। क्या होगा? स्थान बोधक शब्द होगा। और स्थान बोधक शब्द की पहचान किससे होती है? कहां प्रश्नवाचक शब्द से होती है। तो कहां को लेकर के क्रिया के पास में जाओ तो कहां से गिरता है, तो बताओ कहां से गिरता है। स्थान बताया गया, कहां से गिरता है? वृक्ष से गिरता है। तो ये वृक्ष क्या हो गया? स्थान बोधक हो गया। कहां से गिरता है? तो कहां से गिरता है प्यारे साथियों? वृक्ष से गिरता है। तो इस प्रकार से जो वृक्ष से शब्द है यह कर्म नहीं है, यह स्थान बोधक शब्द है प्यारे साथियों। ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है तो उड़ती है, यह तो क्रिया हो गई। अब क्रिया के बाद में किसको ढूंढेंगे? कर्ता को ढूंढेंगे। कर्ता को ढूंढने के लिए कितने प्रश्नवाचक शब्द काम में लिए जाते हैं? 2। एक तो है कौन और एक है किसने। सपना जी किस प्रकार से कंफ्यूज हो गए, जरा मुझे बताइए। ये तो बिल्कुल ही सरल है। सब अगर सकर्मक और अकर्मक को ढूंढना है तो पहले क्रिया को ढूंढने के बाद में कर्ता को, और कर्ता को ढूंढने के बाद में कर्म को। यदि कर्म नहीं है तो जाहिर सी बात है वह शब्द स्थान बोधक होगा। क्या होगा? स्थान बोधक होगा। यही तो मैंने बताने का प्रयास किया है। जब यह कर्म नहीं है तो कौन सा होगा? तो भैया यह स्थान बोधक शब्द है। अब यह स्थान बोधक शब्द कैसे हुआ? इस स्थान बोधक शब्द की पहचान कहां प्रश्नवाचक शब्द से होती है? तो कहां को ले जाओ? क्रिया के पास में। अपने आप ही संतुष्टिपूर्ण जवाब मिल गया। कहां से गिरता है? तो कहां से गिरता है? वृक्ष से गिरता है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ही सरल है। ठीक है प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं चिड़िया आकाश में उड़ती है। मैं यहां पर इसको एक बार लिख देता हूं और फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। प्यारे साथियों, आज का जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं वह एक व्यावहारिक ज्ञान है। विषय वस्तु को या किसी प्रकरण को लेकर के मैं कल प्रारंभ करूंगा अपनी कक्षा, जो कि सुचारू रूप से और निरंतर रूप से आपके लिए ज्ञानार्जन से युक्त होगी प्यारे साथियों। अभी तो केवल और केवल हम जो सामान्यतः रूप से जो गलतियां करते हैं ना, उन गलतियों पर ही हम आज विचार विमर्श कर रहे हैं। चलिए, अब चिड़िया आकाश में उड़ती है। बहुत सारे इसमें सकर्मक बता देते हैं, बहुत सारे इसमें अकर्मक बताते हैं, या बहुत सारे हमारे अजीज साथीगण ऐसे होते हैं जो केवल और केवल इन क्रियाओं का रट्टा मार लेते हैं कि उड़ना क्रिया आ जाती है तो अकर्मक होती है, सोना क्रिया आ जाती है तो अकर्मक होती है। चलिए, उन्होंने ये रट तो लिया है, तो कहीं ना कहीं रटने की प्रवृत्ति काम में तो आती है, परंतु प्यारे साथियों हमेशा ही रटने की प्रवृत्ति काम में नहीं आती है। तो देखो, सीखो इस तरह से कि दूसरों को सिखा सको, पढ़ो इस तरह से कि दूसरों को पढ़ा सको। अगर आपका मूल मंत्र जिस दिन से यह हो जाएगा कि सीखो इस तरह से कि दूसरों को सिखा सको, पढ़ो इस तरह से कि दूसरों को पढ़ा सको मेरे प्यारे मित्रों, तो आप भी उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ हो सकते हो, क्योंकि उस विषय का ज्ञान आपको अता हो जाएगा। सीपीजेड सर आ गए हैं। राधे राधे सर जी, आपका भी इस एडुपत आचार्य परिवार में तहे दिल से हार्दिक और अभिनंदन करते हैं प्यारे साथियों। चलिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले हमने किसको ढूंढा? हमने ढूंढा है प्यारे साथियों क्रिया को। और वाक्य के अंत में आने वाली क्या है? यह जो शब्द है ये तो क्या हो गया प्यारे मित्रों? यह क्रिया शब्द हो गया। अब क्रिया के पास में हम जाएंगे और क्रिया के बाद में किसको ढूंढेंगे? सबसे पहले क्रिया को ढूंढते हैं, और क्रिया के बाद में किसको ढूंढते हैं प्यारे मित्रों? उसके बाद में कर्ता को ढूंढते हैं। चलिए, कर्ता को ढूंढने के लिए किसकी पहचान करेंगे या कौन सा प्रश्नवाचक शब्द काम में लेंगे प्यारे मित्रों? तो वह कौन और किसने होगा। कौन उड़ती है? तो प्यारे साथियों जवाब मिला चिड़िया उड़ती है। तो चिड़िया शब्द क्या हो गया? कर्ता हो गया है। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया, इसकी पहचान हो गई। अब ये जो आकाश में है ये क्या है? अब कर्म को ढूंढना है तीसरे नंबर पर। कर्म को ढूंढने के लिए वही दो प्रश्नवाचक, क्या और किसको। क्या उड़ती है? तो जवाब क्या मिला? चिड़िया। परंतु चिड़िया तो किस रूप में आ गया? कौन सा वाक्य का अंग हो गया? कर्ता पद के रूप में आ गया भैया चिड़िया शब्द। तो ये तो कर्म हो ही नहीं सकता अब। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यदि अब इसमें कर्म नहीं रहा है, कर्म की पहचान नहीं हुई है, तो ये अकर्मक है। अब नंबर 4 पर हमें जिसकी पहचान करनी होती है, या जो नंबर 4 पे लिखा गया है, वह स्थान बोधक शब्द होता है। कौन सा होता है? स्थान बोधक शब्द होता है। और स्थान बोधक शब्द की पहचान करने के लिए कौन सा प्रश्नवाचक शब्द काम में लिया जाता है? कहां प्रश्नवाचक शब्द काम में लिया जाता है? कहां को लेकर के क्रिया के पास में जाओ, कहां उड़ती है, तो आपको जवाब मिल गया आकाश में उड़ती है। तो प्यारे साथियों यह कर्म न होकर के यह क्या हो गया? स्थान बोधक शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया?
गया, यह स्थानबोधक शब्द हो गया। अब आप मुझे यह बताइए कि क्या आपको इस वाक्य में कहीं पर कर्म दिखाई दे रहा है क्या? चिड़िया तो कर्ता हो गई, आकाश में स्थानबोधक हो गया, उड़ती है क्रिया हो गई। और जिस वाक्य में कर्म मौजूद नहीं होता है वह क्या होता है? वह अकर्मक क्रिया होती है वहां पर। देखो, सबसे पहले अगर कहीं पर भी आपसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया को लेकर के सवाल किया जाता है तो आपको यह मूल मंत्र, यह सूत्रीकरण ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले क्रिया को ढूंढो, उसके बाद में कर्ता को, उसके बाद में कर्म को। यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो वह हो सकता है स्थानबोधक शब्द हो। ठीक है, इनकी पहचान कैसे होती है, कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द काम में लिए जाते हैं बता चुका हूं। क्रिया वाक्य के अंत में होती है। कर्ता को ढूंढना है तो दो प्रश्नवाचक शब्द कौन और किसने, ये दो प्रश्नवाचक शब्द ही क्यों उपयोग में लिए जाते हैं, एक ही क्यों नहीं हुआ प्रश्नवाचक शब्द? तो एक इसलिए नहीं हुआ प्यारे साथियों कि वाक्य में जो कर्ता शब्द होता है, कर्ता के साथ में विभक्ति चिन्ह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यदि विभक्ति चिन्ह नहीं आया है तो कौन से जवाब मिलेगा, और विभक्ति चिन्ह कर्ता शब्द के साथ में आया है तो ने से जवाब मिलेगा। गुरुजी नमस्ते, रवि आचार्य जी आए, बहुत खुशी की बात है। वह अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वह भी बड़े खुशी की बात है। और हमारी एलडीसी की क्लास जो 4 बजे होती थी, कुशेंद्र सर पढ़ा रहे थे, वह क्यों हटा दी? अरे प्यारे साथियों, वह हटाई नहीं है, सर की क्लास हटी नहीं है। वो 11 से 12 बजे दिन में, आपको मैं बता दूं प्यारे साथियों, 11 से 12 बजे वह आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। इधर तो आपकी निरंतर कक्षाएं चलेंगी और उधर वह जो सर है प्यारे साथियों, सर के द्वारा तो आपको विस्तारित ज्ञान दिया जाएगा और हमारे कुशेंद्र सर के द्वारा टेस्ट पेपर को सोल्व करवाया जाएगा, ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित रूप से प्राप्त कर सको प्यारे साथियों। तो ये आपके हितार्थ रखा गया है, कोई कहीं से नहीं गया है, सब यहीं पर है, यहीं रहने वाले हैं। एडुपथ आचार्य परिवार ऐसा परिवार है जो एकजुट है, एकता रखने वाला है, टूटने वाला नहीं है प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना आप। चलिए, क्रिया हो गई, कर्ता कर्म हो गया, स्थान हो गया, और आशा उम्मीद करता हूं कि यह आप सभी के समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, अब मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं कि दैनंदिन जीवन में हम सब यह जानने का प्रयास करते हैं या जानते हैं कि आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके बताएं मेरे प्यारे मित्रों कि मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई है क्या आप सभी के समझ में आई है। फटाफट से मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ प्यारे मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी क्या आप सभी के समझ में आई है। हाँ, ध्यान आपको यह रखना है कि प्रातः में 9 से 10 बजे भी वीडियो मेंस और राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के विस्तृत या व्याख्यात्मक जो टिप्पणी है विषय वस्तु को लेकर के मैं करता हूं। यानी कि मैं कहूं आपको सीधा सीधा कि सुबह 9 से 10 बजे प्यारे साथियों हिंदी की एक कक्षा होती है जो वीडियो मेंस को लेकर के और राजस्थान एलडीसी को लेकर के उसमें डिटेल से पढ़ाया जाता है, विस्तारित ज्ञान दिया जाता है, व्याख्यात्मक टिप्पणी की जाती है प्यारे साथियों। और अभी जो 5 से 6 बजे है प्यारे साथियों, यह रीट भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड से संबंधित तथ्य आपके समक्ष रखे जाएंगे, प्रकरण आपके समक्ष रखे जाएंगे। और आपने जो प्यार प्रेम और आपने जो थम्स अप किया है, ये थम्स अप मेरे शिरोधार्य है। इसका मतलब मेरे द्वारा जो ज्ञान आपको दिया गया है यह आप सबके समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। शायद आप एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे राजस्थान में एक अलग ही तरह से हिंदी पढ़ाते हैं और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो विक्रम जी, मदनपाल जी, रुखसाना जी, निशा जी, आप सभी का जो ये प्यार प्रेम है इसको मैं शिरोधार्य करता हूं, आपको मैं नतमस्तक करता हूं, मैं नतमस्तक होता हूं आपके समक्ष। ये जो ज्ञान है प्यारे साथियों, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है जो गुरुजनों ने मुझे दिया है। और वही जो गुरुजनों ने मुझे ज्ञान एक थाती यानी धरोहर के रूप में दिया है, तो ये धरोहर के रूप में ये धरोहर मैं आपको सुपुर्द करना चाहता हूं। हमारे गुरुजनों ने उनकी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने किया। अब मेरी जिम्मेदारी यह बनती है कि उन्होंने मुझे जो 100% एक उचित ज्ञान दिया है एक हिंदी का, वह उचित ज्ञान में आपको देकर के आपकी दशा और दिशा को बदल सकूं, आपका उचित मार्गदर्शन कर सकूं। यदि मैं आपको उचित ज्ञान दूंगा प्यारे साथियों, तो आप भी आपके साथियों को, आप भी आपके अग्रजों को, आप भी आपके अनुजों को उचित ज्ञान दोगे। और जिस प्रकार से यह उचित ज्ञान का जब प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा तो हिंदी की जो दयनीय स्थिति है इसमें काफी सुधार हो जाएगा प्यारे साथियों। किसी एक व्यक्ति विशेष से ही हिंदी की दयनीय स्थिति दशा को सुधारा नहीं
जा सकता है। हम सबको मिलकर के सहयोग करना होगा, हिंदी विषय का उचित ज्ञान हम सबको लेना होगा। विभक्ति क्या होती हैं, प्लीज बताएं। माही जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कारक के चिन्ह होते हैं, कारक के विभक्ति जो चिन्ह होते हैं, ध्यान देना है। अब मैं थोड़ा शब्द विशेष की बात कर लेता हूं प्यारे साथियों। कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, हम क्या करते हैं, इसको चिन्ह चिन्ह बोलते हैं। पहली बात तो ध्यान देना है आपको। आप क्या करते हो, दैनंदिन जीवन में इसको चिन्ह चिन्ह करते हो और आप इस तरह से लिखते हो प्यारे साथियों, ये इस तरह से रूप लिखते हो, तो यह वर्तनी दृष्टिकोण से अशुद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है। आपको किस तरह से लिखना होगा, जो वास्तविक मानक रूप होगा, है के नीचे यह हल चिन्ह लगाना होगा। ये क्या लगाना होगा, ये हलंत नहीं होता है, ये हल चिन्ह होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है प्यारे मित्रों, ये चिन्ह होता है। या तो आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा या फिर आप इसको इस प्रकार से लिखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही रूप क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अगर इन दोनों की भी मैं बात करूं तो प्यारे साथियों, यह तो गाय का शुद्ध घी है और यह जो रूप है यह भैंस का शुद्ध घी है। ठीक है, और लेकिन दोनों में से गुणकारी कौन सा होता है, गाय का होता है। तो आपको सबसे पहले इसका उपयोग करना है, चिन्ह को इस तरह से लिखना होगा। अगर आप इस तरह से लिखना भूल जाते हैं तो ये वाला भी आप उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, परंतु शुद्ध रूप ये होता है। ये जो न आधा लिखते हो है से पहले, ये वर्तनी दृष्टिकोण से अशुद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, हाँ, कारक के जो विभक्ति चिन्ह है प्यारे साथियों, ये कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और अन्य नाम जो होता है वह होता है परसर्ग होता है। क्योंकि कारक 8 होते हैं और 8 कारकों के ही विभक्ति चिन्ह अलग अलग होते हैं प्यारे साथियों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, सर आपकी हिंदी शब्दकोश पूरी अच्छी तरह से पकड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद नीता कंवर जी। देखो प्यारे साथियों, इस मंच से मैं केवल और केवल ये जो हिंदी शब्द है प्यारे साथियों, तो हिंदी का ज्ञान, जो व्याकरण एक पक्ष होता है, व्याकरण तो केवल और केवल हिंदी का 10% ज्ञान है प्यारे साथियों। मैं बात करूं शिक्षण विधियों की, हिंदी विषय की जो शिक्षण विधियां हैं, यह भी आपको बिल्कुल ही सरल और सुगम तरीके से बताई जाएगी इसी मंच पर प्यारे साथियों। क्योंकि जो आपके जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं हिंदी की, वह आपके द्वितीय अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी आएगी, रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी आएगी प्यारे साथियों। और हिंदी से संबंधित जो तमाम जानकारियां हैं, बिल्कुल ही सरल और सुगम और सुबोध तरीके से आपको यहां पर बताई जाएगी। और भी कई जानकारियां हैं, अभी मैं वो आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, ध्यान देना है आपको। देखो हम क्या करते हैं दैनंदिन जीवन में, हम उच्चारण भी गलत करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, एक तो मैंने ये शब्द यहां पर लिखा है, आप सबको समझना है एक बार। मैंने और भी अन्य शब्द यहां पर लिखे हैं, मैंने यहां पर ये शब्द लिखा है प्यारे साथियों। ठीक है, मैंने यहां पर एक शब्द ये लिखा है, यहां पर आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैंने एक शब्द यहां पर ये वाला लिखा है, इसका भी उच्चारण क्या होता है। और मैंने एक यहां पर मैंने ये वाला शब्द भी लिखा है और मैंने यहां पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर मैं बात करूं यहां पर जो अन्य शब्द हैं, मैंने यहां पर जैसे कि लिखा, एक ये शब्द लिखा मैंने यहां पर, ठीक है, और एक शब्द मैंने यहां पर ये लिखा है प्यारे साथियों। तो आपको यह ध्यान देना है, यहां पर जितने भी शब्द मैंने निरूपित किए हैं, इनका वास्तविक अंदाज क्या होगा देखिएगा। इसका उच्चारण हम जो करते हैं दैनंदिन जीवन में, वो बहुत ही गलत करते हैं। हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको मैं पहले बताना चाहूंगा, किसी भी शब्द के ऊपर जो ये लाइन खींची हुई होती है, इस लाइन को तो हम बोलते हैं सिरोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? सिरोरेखा बोलते हैं। किसी भी शब्द के ऊपर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? सिरोरेखा हम इसे बोलते हैं, पहली बात। ठीक है, सिरोरेखा के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिरोरेखा हो गई, और सिरोरेखा से अगर जुड़े हुए या यहां सिरोरेखा के मध्य में यहां पर जो ये लाइन खींची गई है, इसको बोलते हैं प्यारे साथियों, इसको खड़ी पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको खड़ी पाई बोलते हैं। ये ध्यान रखना प्यारे साथियों। मैंने बहुत सारे छात्रगण ऐसे देखे हैं जो केवल और केवल टीचर की खूबसूरती या मान लीजिए
टीचर का एक तरह से बड़बोलापन होता है, उस पर ज्यादा वो विश्वास करते हैं। परंतु कबीरदास जी ने एक बात कही है कि हे संतो जग बोराना, कि साच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। कि सांसारिक जीवन में क्या होता है कि यदि आपसे कोई झूठ पाखंड करेगा, ठीक है, तो हम उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु कोई वास्तविक ज्ञान देने वाला होगा तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, उसको मारने के लिए हम दौड़ते हैं। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, इस मंच के माध्यम से आपको जो ज्ञान दिया जाएगा उचित ज्ञान होगा, ठीक है। मेरी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं होगा, बस आप धैर्य बनाए रखें। अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। प्यारे साथियों, ये खड़ी पाई हो गई, ये क्या हो गई, शिरोरेखा हो गई प्यारे साथियों। और अब ये जो शिरोरेखा, ये जो खड़ी पाई है, अब इस खड़ी पाई से ही संबंधित यहां पर प्रतीक रूप आता है, चिन्ह रूप आते हैं। कौन कौन से? इसके नीचे एक तो आपको ये वाला रूप आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये देखो सीप और केट की तरह ये दिखाई देता है, ये लगा हुआ रहता है। कभी कभार हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं प्यारे साथियों, जैसे ये शिरोरेखा, ये खड़ी पाई हुई और खड़ी पाई के साथ में ये वाला बाईं तरफ ये तिरछा डंडा खिंचा हुआ होता है, ठीक है, तिरछी रेखा खिंची हुई होती है। इसे क्या कहते हैं? ध्यान दो, ये जो होता है यह किसका प्रतीक है प्यारे साथियों? तो ये जो ऋषि स्वर होता है, इस ऋषि स्वर का प्रतीक होता है। यानी कि ऋषि प्रत्यक्ष रूप में ऐसे होता है और अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप में ऐसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार से होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। हम बात करें फिर ये क्या होता है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है, हमारे हिंदी में र दो प्रकार के हैं, एक तो र आपको ऐसा मिलेगा और एक र आपको इस प्रकार से मिलेगा। और इन दोनों र को जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में एक ही रूप छवि आती है। वो रूप छवि क्या बनती है? जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हो कि सर ये जो र है ये तो पूरा पूरा र है, अर्थात ऐसा र जिसका उच्चारण संभव होता है, जिसका हम उच्चारण कर पाते हैं, जो स्वर सहित होता है, ठीक है। और जिसके नीचे ये हल चिन्ह आ जाता है, यह जो र होता है यह आधा होता है। सर ये तो आधा है, यानी कि ये स्वर रहित है, इसका उच्चारण अभी संभव नहीं है। बिना स्वर के व्यंजन का कोई वजूद नहीं है प्यारे साथियों। तो ये पूरा है और ये क्या है? आधा है। तो इस र के भी प्रतीक होते हैं, इस र के भी प्यारे साथियों एक दूसरा रूप होता है। अब वो दूसरा रूप कौन कौन सा होता है, आइए जरा हम भी इस पर जानकारी या प्राप्त करते हैं, जानते हैं। ध्यान देना है, ये जो पूरा पूरा र है, ये पूरा र को एक तो प्रत्यक्ष रूप में ऐसे लिखा जाता है और अप्रत्यक्ष रूप में खड़ी पाई में ये बाईं तरफ, खड़ी पाई जो है, खड़ी पाई में किस तरफ प्यारे साथियों? बाईं तरफ। बाईं तरफ अगर इस तरह की तिरछी रेखा खींची हुई है, इसका मतलब ये किसका रूप है प्यारे साथियों? र का रूप है। यानी कि ये पूरा पूरा र है। कौन सा र है? ये पूरा र है। और अब हम बात करें कि सर ये जो आधा र है इसका प्रतीक रूप कैसे होगा, तो शिरोरेखा के ऊपर आपने इस प्रकार से देखा होगा, ये जो रूप होता है प्यारे साथियों, ये जो बनावट होती है, रूपाकृति होती है, यह आधे र की होती है। यानी कि ऐसा र, ऐसा व्यंजन जो स्वर रहित होता है, क्या होता है? स्वर रहित र का जो रूप होता है प्रत्यक्ष ऐसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप ऐसा होता है प्यारे साथियों। तो यहां पर मैंने आपको तीन रूप बताए हैं। एक तो ऋषि का ये होता है, ये पूरे पूरे र का जो स्वर सहित होता है, और यह स्वर रहित र का रूप होता है प्यारे साथियों। अब बात है इनके उच्चारण की। अब दैनंदिन जीवन में हम क्या करते हैं, ये र नहीं है, ये ऋषि है, और ऋषि का उच्चारण री होता है। क्या होता है? री होता है, परंतु हम र बोल करके उसका उच्चारण करते हैं। स में री जोड़ा तो क्या हो गया? सृष्टि होगा। उसका वास्तविक उच्चारण क्या होगा? सृष्टि होगा। इसका क्या होगा? प में री है तो पृष्ठ होगा, ना कि पृष्ठ। परंतु हम क्या करते हैं? पृष्ठ बोलते हैं, सृष्टि बोलते हैं, इसको दृष्टि बोलते हैं। आप जो बोल रहे हो प्यारे साथियों, वह तो रूप क्या होगा? वह रूप ये होता है, ये सृष्टि हो गया। जो आप बोल रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, ये पृष्ठ हो गया। तो आप जो बोल रहे हो, जो उच्चारण कर रहे हो, वह गलत है प्यारे साथियों। ध्यान रखना, ये र नहीं जुड़ा हुआ इनके साथ में। ऋषि आया तो री का योग होगा और उच्चारण होगा। सृष्टि होगा, दृष्टि होगा, पृष्ठ होगा, ठीक है, इस तरह से करना है। ये औ है तो औ से उच्चारण होगा, और नहीं होगा, और होगा। ये औ है, हम औरत बोलते हैं, ये औरत नहीं होता, औरत होता है। हम ये ए छोटा मान लेते हैं, तो छोटा ए जो है, ए ये ऐ है, तो इसका उच्चारण ऐनक होगा, ना कि ऐनक, ऐनक होगा। और इस जय में और इस जय में अंतर है प्यारे साथियों। मैं आगे की ओर
बता देता हूं आपको, देखिएगा मैंने एक शब्द रूप ये लिखा है, शब्द मैंने ये लिखा है, और एक शब्द मैंने प्यारे साथियों यहां पर ये लिखा है। ठीक है, एक शब्द मैंने यहां पर ये लिखा। आप दैनंदिन जीवन में इनका प्रयोग करते हो, इन शब्दों को उपयोग में लेते हो, परंतु इनका जो रूप होता है, इनका जो अर्थ होता है वह अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान देना है। देखो मैंने आपके समक्ष यहां पर 4 शब्द लिखे हैं, चारों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग होता है और हम इनको उपयोग में भी लेते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, और मैं इसके अलावा 2 शब्द अन्य और लिख देता हूं जिनका हम उपयोग भी करते हैं और बहुतायत रूप से लिखते भी हैं, परंतु आपको ध्यान देना है जब कभी अब आप लिखोगे तो इनका शुद्ध रूप लिखोगे, ये आपको मेरे से वादा करना है। देखो ये जो जय है और ये जो जय है, दोनों में अंतर है प्यारे साथियों। एक तो जय ऐसा होता है, एक जय ऐसा होता है जिसके नीचे यह बिंदु लगी हुई है, और इस बिंदु को क्या कहते हैं ये आप सबको जानना होगा। इस बिंदु को जो प्यारे साथियों, इसको हम कहते हैं नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं, और इसी को ही हम तल बिंदु कहते हैं, ये ध्यान रखना होगा। नुक्ता या इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसको तल बिंदु कहते हैं। और इसके जो जनक है ना, नुक्ता के और तल बिंदु के जो जनक हैं वो कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है प्यारे साथियों, आप सभी जानते हो। परंतु इसके उच्चारण में क्या अंतर है? ये जो सामान्य जो जय लिखा हुआ व्यंजन है, इसका उच्चारण करते हैं प्यारे साथियों तो हमारी जो जीवा है वो तालव्य स्थान को क्या कर, तालु स्थान को क्या करती है? स्पर्श करती है। क्या होता है? जरा बोलने में आता है, जरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? जरा बोलते हैं। परंतु जिसके नीचे नुक्ता लगी हुई आती है, इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से झिनकार उत्पन्न होनी चाहिए। इसको बोलेंगे जरा। क्या बोलेंगे? इसको जरा बोलेंगे, और इसको बोलेंगे जरा, और इसको बोलेंगे जरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जरा हो गया, इस जरा का मतलब होता है थोड़ा होता है, और अल्प होता है, न्यून होता है। ठीक है, अल्प होता है, न्यून होता है, थोड़ा होता है, कम होता है, ये होता है जरा, और ये होता है जरा। इस जरा का मतलब होता है प्यारे साथियों यहां पर बुढ़ापा या वृद्धावस्था। ठीक है, जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा या वृद्धावस्था। एक जो ये कानून है और ये जो कानून है, दोनों में अंतर है। इसका उच्चारण करते इतना संघर्ष नहीं होता है, परंतु इसके उच्चारण में क्या होता है? संघर्ष करना पड़ता है। ये हो गया कानून। परंतु दैनंदिन जीवन में हम कानून शब्द कौन सा लिखते हैं? ये वाला कानून लिखते हैं प्यारे साथियों, तो ये गलत होता है। इस कानून का मतलब होता है चूल्हा होता है। क्या होता है इसका अर्थ? चूल्हा होता है इस कानून का अर्थ। और आप जो कानून आपको लिखना चाहिए वो कह के यहां पर क्या लगा हुआ होगा? क पे तलबिंदु लगी हुई होगी, नुक्ता लगी हुई होगी। कानून ये शब्द होता है जो कि विधि। इसका अर्थ क्या होता है? विधि होता है। इसका अर्थ क्या होता है? विधि होता है प्यारे साथियों, विधिक होता है, वैधानिक होता है। ये कानून लिखना होगा आपको। और चूल्हा, ये जिसके नीचे नुक्ता नहीं लगाते उसका अर्थ चूल्हा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कानून होता है। एक होता है तेज और एक होता है तेज होता है। तो ध्यान देना है साथी गणों आप सभी को। ये जो तेज होता है इसका मतलब तो होता है चमक। इसका मतलब तो क्या होता है? चमक होता है। इसका मतलब आभा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको, कांति होती है। और ये जो तेज होता है, इस तेज का मतलब होता है तीव्र होता है, कि राम बहुत तेज दौड़ता है। हम कौन सा लिखते हैं? ऊपर वाला लिखते हैं, जो कि गलत होता है प्यारे साथियों। ये वाला शुद्ध होता है जिसके नीचे नुक्ता आती है। ध्यान रखना, अब जब कभी भी आप तेज लिखो, कौन सा लिखोगे? ये वाला लिखोगे। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर। अब अपने शब्दों को मैं आज यही विराम देता हूं प्यारे साथी गणों। फिर कल हम वापस, ठीक है, 5 से यानी कि 3 से 4 जो रीट भर्ती परीक्षा है प्यारे साथियों, इसको लेकर के आपके लिए एक रणनीति तैयार की गई है। और उसका समय चक्र यह है कि 3 से 4 बजे हमारे संस्कृत गुरु डीएल सर के द्वारा कक्षा ली जाती है। 4 से 5 बजे जो आपके चहेते सर्वप्रिय जो रवि आचार्य जी सर हैं, उनके द्वारा इंग्लिश विषय का ज्ञानार्जन आपको दिया जाएगा 4 से 5 बजे। और 5 से 6 बजे आपकी हिंदी कक्षा होगी मेरे प्यारे मित्रों। तो आप निरंतर जुड़े रहिए, आपका प्यार प्रेम सदैव इसी प्रकार से बना रहे। हम बेहतर को बेहतरीन में बदलने के लिए अथक प्रयास करेंगे। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।